लेट अस सी, आप मुझे डेयर करते हैं या मैं आपको डेयर करता हूं। कैराना हिल्स में क्या हुआ? न्यूक्लियर आर्सेनल, ये जो किराना स्टोर में रखा हुआ है, ये डैमेज हुआ। 5 बजे से पहले बातचीत शुरू हो रही है। एक ट्वीट आता है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट का है और उसके बाद ट्वीट आता है हमारे फॉरेन मिनिस्टर का है। हुआ क्या? भाई 3 बजे के बाद तो डीजीएमओ पाकिस्तान की कॉल आई। अगर हम उनकी पपेट थे तो वो तो सवेरे सवेरे हो जाना चाहिए था काम। पूरी रात बातचीत हुई है एज पर पाकिस्तान ट्रम्प। ये क्या ट्रम्प एक्सपोज नहीं हो रहे? दुनिया को एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप सही के साथ खड़े हो जाए। क्या हमारे राफेल गिरे? नुकसान सिर्फ एक तरफ नहीं हुआ, नुकसान दोनों तरफ हुआ। ट्रम्प जानता है इस बात को। बोलना एक बड़ी अलग बात है, क्रेडिट लेना एक बहुत बड़ी बात है। आप बता दीजिए, अगर इतनी ज्यादा तेरी ट्रम्प अगर तूतड़ी बसती है पूरी दुनिया में, तो तूने तो डिक्लेयर किया था कि रशिया और यूक्रेन वॉर मैंने खत्म कर दिया। आपकी कमजोरी है, आप दिल से नहीं खड़े हैं अपने देश के साथ। हमारी आज की नई पॉलिसी ये है कि हर वो टेररिज्म जिसके पीछे कोई सपोर्ट करता दिखा जाएगा, वो टेररिस्ट माना। तो हम पीओके में क्यों नहीं घुसे? 1989 की तरफ चलते हैं, जब कश्मीर उबल रहा था और एक्चुअली प्रॉब्लम बिल्कुल चरम सीमा पर थी। आज मेरे साथ वो हैं जो इसके आई विटनेस रहे हैं। 90s में जब अनडिक्लेयर्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं, तब सर अखनूर में पोस्टेड थे और उसमें शामिल रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर में 11 साल का करियर है, इंक्लूडिंग ले, अलग अलग जगह पोस्टेड रहे हैं और ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जो जिनके आई विटनेस भी रहे हैं, शामिल रहे हैं, एग्जीक्यूट किए हैं। मेरे साथ आज वो फौजी हैं जो कतई डिप्लोमेटिक होने की कोशिश भी नहीं करते, सीधी बात करते हैं और सीधा जवाब देते हैं। इसीलिए मैं इनके लिए कहूंगा सीधा फौजी, सीधी बात। स्वागत कर रहा हूं सर मैं बड़े आदर के साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह जी का। वेलकम टू डेयर टू टॉक सर। क्या आप डेयरिंग के लिए तैयार हैं? सवाल बहुत अनकंफर्टेबल हो सकते हैं सर। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद सर। आई डेयर यू कि आप मुझे सुनने को तैयार हैं। बिल्कुल सर। क्योंकि अगर आपके तकलीफ वाले सवाल हैं तो उनके जवाब कुछ ज्यादा तकलीफ वाले हो सकते हैं। मैं चाहूंगा आप और आपके जो देखने वाले हैं, हाँ, विल दे डेयर टू लिसन टू दैट? यस। ओह, इफ यस देन लेट्स डू इट। लेट अस सी, आप मुझे डेयर करते हैं या मैं आपको डेयर करता हूं। पहला सवाल सर, कैराना हिल्स में क्या हुआ? शाम होते होते 5 बजे से पहले पहले बातचीत शुरू हो रही है, ऐसा ट्विटर पर जो कवर करते हैं बहुत चुपचाप वाले अकाउंट्स हैं, उनसे इंफॉर्मेशन मिलती है। थोड़ी देर के बाद एक ट्वीट आता है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट का है और उसके बाद हमारे यहां से एक ट्वीट आता है जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर का है और उसके थोड़ी देर के बाद पाकिस्तान बड़ी तेजी से विनिंग चलाने लगता है। तो सीज फायर के लिए माना कौन, हम या वो? हार किसकी हुई और जीत किसकी हुई? या कोई नहीं हारा कोई नहीं जीता? हुआ क्या? आप कृपया कर फैक्चुअली चीजों को चेक करेंगे तो जो कुछ मैं बता रहा हूं आप देखेंगे कि वो जनरली ठीक आएगा। ठीक है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्या कहा कि कल रात हेक्टिक टॉक्स के बाद, हेक्टिक एंगेजमेंट के बाद अब हम इस नतीजे पर आए हैं कि दोनों साइड्स मान गई हैं वगैरह वगैरह। तो उसमें 3 कहाँ बजे दोपहर के, 2 कहाँ बजे? उनका तो खुद का ही कहना है कि पूरी रात। देखिए, वो अपने आप को कंट्राडिक्ट कर गए एक तरीके से, पहली बात। दूसरी बात, अगर पूरी रात चले थे और अगर हम उनके पिट्ठू थे, अगर हम उनकी पपेट थे, तो वो तो सवेरे सवेरे हो जाना चाहिए था काम। हमने पूरा दिन लिया है भाई। उनके ही ट्वीट में आने में पूरा दिन लग गया, पूरी रात बात हुई और पूरा दिन लग गया। क्रेडिट आपके पास कैसे चला गया भाई? 3 बजे के बाद तो डीजीएमओ पाकिस्तान की कॉल आई है। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पर है। क्या वो प्रूफ हो सकता है? नहीं, क्यों नहीं हो सकता? देखिए, पाकिस्तान अपनी डिक्लेरेशन में डालेगा, हमने अपने डिक्लेरेशन में डाला है कि हाँ जी कॉल आई थी, तभी तो ये बात आगे बढ़ी है। लेकिन अगर किसी भी वजह से पूरी रात बातचीत हुई है एज पर पाकिस्तान ट्रम्प, ये क्या ट्रम्प एक्सपोज नहीं हो रहे कि भाई अगर पूरी रात थी तो आप ये दोपहर की बातें क्यों कर रहे हो? आपके पास हुआ ये है एक्चुअल, जिसको हम बोलते हैं कि पूरी रात। और वैसे एक बात और भी बता दूं, पूरी रात तो छोड़िए, हम तो पिछले 14 दिन से पूरी दुनिया के साथ बात कर रहे थे कि रोको 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 रोको, टेररिज्म को रोको। 68 डिप्लोमेट्स को हमने साउथ ब्लॉक में बुलाकर ब्रीफ किया है। ये ऑन रिकॉर्ड है, कहीं कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। हमने पता नहीं 10 कंट्रीज को, यूरोपियन कंट्रीज को, सबको इन्फॉर्म किया है कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी जिसको बोलते हैं ना टेरर स्ट्राइक हुई है और जिसका हमारे पास प्रूफ है कि पाकिस्तान ने करी है।
ये पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तान का नाम हमने पॉइंट ब्लैंक लिया है। तो बातचीत सिर्फ ट्रंप से करी होगी, और एक दिन पहले वांस ने क्या कहा, इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। ये उन्हीं का, ये तो मतलब स्पेकुलेशन नहीं है, ये तो पॉइंट ब्लैंक क्लियर है। वो तो स्टेटमेंट है उनका। नहीं, एंड रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, जो कोई और नहीं बोल सकता। सो ऐसा क्या हुआ? देखिए, होता यह है कि यस, जब इंडिया इस तरह का कुछ काम कर रहा था तो पूरी दुनिया को इन्फॉर्म्ड रख रहा था कंटिन्यूअसली। अगर आप उन दिनों का कोई भी न्यूज़ एनालिसिस पढ़ लीजिए कि आज प्राइम मिनिस्टर ने उनसे बात करी, जयशंकर ने दूसरे डिफेंस मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर से बात करी, उन्होंने लंदन को ब्रीफ किया, उन्होंने अमेरिका को ब्रीफ किया, रूबियो को ब्रीफ किया, दसियों बार बोली गई है कि ब्रीफिंग कंटिन्यूअसली चल रही थी। लेकिन जहां तक बात आ रही है कि ये एक सो कॉल्ड सीज फायर जो है, और इसी वजह से आपका वो किराना स्टोर और ये सारे जो हैं ये बात मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ ऐसा कि पाकिस्तान को इमीडिएटली अपने माई बाप के पास जाना पड़ा, क्योंकि वो माई बाप था चाइना, और वो चाइना सुनने को राजी नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि उसकी हमारे यहाँ नहीं चलेगी। तो दैट इज़ वाई दे वेंट टू यूएसए, एंड यूएस को उन्होंने 2 ही कार्ड दिखाए होंगे, जिसके वजह से सो कॉल्ड एकदम चेंज आ गया। और उसमें जो ट्रम्प कार्ड है वो है न्यूक्लियर ब्लैकमेल। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर ब्लैकमेल के अलावा यूएस को ब्लैकमेल करने का और कुछ था नहीं। इंडिया सुन नहीं रहा था। इंडिया वाज ऑलवेज सेइंग कि भाई हम इस ब्लफ में काम नहीं कर रहे, और वो लकीली प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर भी कर दिया। सो कोई नई बात तो हुई नहीं। ज्यादा नई बात ये हुई कि ये ब्लफ यूएस में काम आ गया कि जनाब हमारे यहाँ कुछ हुआ है और कुछ बड़ा हुआ है, और वो इंडिया ने किया है। हमारा जो न्यूक्लियर आर्सेनल, ये जो किराना स्टोर में रखा हुआ है, ये डैमेज हो गया है। एंड लकीली या अनलकीली बोल दीजिए कि उस जो जहाज जो इसके ऊपर से चलाया गया, जो वो रेडिएशन मेजर करता है, उसकी रेडिएशन में कुछ आया। उसके साथ ही साथ वो जो सो कॉल्ड 4.7 और 5.2 रिक्टर स्केल की जो थोड़ी सी अर्थ की मूवमेंट हुई, वो डिस्कवर हुई कि वो टाइटोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से नहीं हुई, क्योंकि जब वो होती है तो पूरे दुनिया में जहां जहां सेस्मिक इंस्ट्रूमेंट लगे हैं उस पर आती है। ये उससे ऊपर हुई है। और ये सारी साइंस जो है ना, ये यूएस की साइंस है, पाकिस्तान की साइंस है, इंडियन साइंस है। देखा हमने भी होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि हम नोटिस ना करें। बट ज्यादा बड़ी बात यह है कि ये जो न्यूक्लियर ब्लफ है वो पाकिस्तान के लिए काम कर गया यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड दैट इज वेयर यू आर, कि एकदम से रातों रात छोड़िए 2-4-6 घंटे में चीजें पलट गई। पर वो तो ऐसा कह रहे हैं, और नैरेटिव वर्ल्ड मीडिया में तो ऐसा है कि पहले भारत ने हमला किया, ऑब्वियसली बड़ा पहले नहीं किया, एक्चुअली उनके रिटेलिएट करने के बाद एक्चुअल हमला किया, उनके एयर बेसिस उड़ाए, ठीक है। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने जो हमला किया, जिसमें एक मिसाइल दिल्ली पर भी फतेह जो उन्होंने छोड़ी, जो सिरसा में गिरी, तो उस वजह से इंडिया ने सरेंडर कर दिया और इंडिया गया अमेरिका के पास की रोको। वो जो मिसाइल थी वो दिल्ली आ रही थी, उसके ऊपर एड्रेस किसने पढ़ा? एक बात। दूसरी बात, क्या पाकिस्तान आज एक्नॉलेज करेगा कि दिल्ली भेजी मिसाइल जाकर सिरसा में गिरी, हम इतने इनकॉम्पिटेंट हैं? क्या वो एक्नॉलेज करेगा ऑफिशियली? ज्यादा बड़ी बात यह है कि आप इस पूरे के पूरे गेम में ये देखिए फायदा किसका है। अगर ये लड़ाई हो जाती तो डिसएडवांटेज पर कौन था? पाकिस्तान था। अगर ये लड़ाई नहीं होती तो एडवांटेज किसको मिलता है? पाकिस्तान को, इंडिया को नहीं मिलता। लॉजिकली जिसको बोलते हैं। जहां तक आ रही है बात वर्ल्ड ओपिनियन की, वेल लेट मी टेल यू, वर्ल्ड ओपिनियन होता क्या है? वर्ल्ड ओपिनियन सिर्फ इतना होता है कि हम आपके साथ हैं। साथ कौन कौन है, कौन कौन नहीं, वो तो जब होगा कुछ तब करोगे ना। तो ऐसा क्यों है कि मतलब ये पब्लिक के सवाल हैं सर, हमें भारत के साथ कोई भी कंट्री पूरी तरह से ऐसी खड़ी हुई तो नहीं दिखी। वेरी गुड। जैसे चीन ने बोल दिया, क्या बोला? कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, खुल के बोल दिया। टर्की ने अपने ड्रोन्स दिए हैं, टर्की के $400 वाले ड्रोन्स आए हैं। अजरबैजान ने सपोर्ट किया है। इनफैक्ट यूके ने भी कहा है कि एक हिसाब से देखें तो स्टेटमेंट जो है यूके का वो पाकिस्तान की तरफ ही है हल्का सा, कि इंडिया को थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। ये क्या है? तो हम क्या कर रहे हैं डिप्लोमेसी में? अगर आप डिप्लोमेसी पर आ गए हैं तो इसलिए मैं कहूंगा कि ग्लास में पानी आधा कम है या आधा भरा है, आप देखना कैसे चाहते हैं। ग्लास में पानी आधा जरूर है।
ये जो लड़ाई स्टार्ट हुई है, ये पानी तो है इस ग्लास में, अब कोई आधा खाली देख रहा है और हम जैसे शायद आधा भरा हुआ देख रहे हैं। एक एक कर लेते हैं। चाइना की फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी कि हम बीच में नहीं आएंगे, हमें नहीं, उनका स्टेटमेंट बड़ा सीधा सीधा था कि टेररिज्म के लिए दे वर नॉट स्टैंडिंग विद, कोई बात नहीं। टर्की का क्या स्टेटमेंट था कि टेररिज्म के साथ खड़े होंगे? कहीं आपने पढ़ा बाई चांस? नहीं। कहीं भी ढूंढ लीजिए, अजरबैजान ले लीजिए, कहीं ऐसा आपने पढ़ा कि हम पाकिस्तान की टेररिज्म के साथ खड़े हैं? नहीं। यूके ने बोल दिया? नहीं। बाय द वे 107 कंट्रीज ने ये बात जरूर बोली कि हम टेररिज्म के खिलाफ खड़े हैं। और इंडिया का जो कार्ड दिखाया गया था वो स्टार्ट में यही दिखाया गया था कि हम इस टेररिज्म के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं, ऑल आउट जा रहे हैं। अब आप बाकी लोगों को अपने तरफ पाते हैं या नहीं पाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यस, मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कह पाऊंगा कि किसी ने ये तो नहीं कहा कि हम आपके साथ खड़े होकर लड़ते हैं, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं। आप 2+2 करिए तो मेरे हिसाब से ये 22 बनता है, 4 नहीं बनता। कुछ चीजें आपको एज्यूम करनी होती हैं, कुछ चीजें आपको क्लियर होती हैं। अदरवाइज वांस जैसा वाइस प्रेसिडेंट ये क्यों बोलेगा इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, वी हैव नो बिजनेस इन इट। तो अब ये सपोर्ट है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन हमने इसे कैसे लेना है वो वाली बात है, पाकिस्तान ने कैसे लेना है वो उनकी बात है। सो मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो क्लाउड्स जो हम देख रहे हैं वो हमारे अपने अपने नजरिए के हैं। मैं XYZ पार्टी का हूं, मैं अगेंस्ट देखता हूं, मैं ABC पार्टी का हूं, मैं फेवर में देखता हूं, और वहां से बात उठ जाती है। हमारे यहीं से तो बात उठी है कि हमारे तरफ है या नहीं है। आप बता दीजिए यूएस ने कब बोला कि ब्रिटिशर्स आपके साथ हैं या नहीं है? कहीं अगर पढ़ा है तो बताइए, नहीं करेक्ट कर लेते। किसी जगह पर आप मेरे को बता दीजिए कहीं किसी ने। यस, अब आ गई बात जो आपने कही कि खड़ा है या नहीं, वो जो दिखेगा वही बिकेगा। भाई अगर टर्की के ड्रोन पाकिस्तान को गए वो खड़ा है, अगर चाइना से कुछ सामान वॉर वेजिंग पाकिस्तान को मिला है वो बिल्कुल खड़ा है। क्या बड़ी बात है? अजरबैजान ने अगर ओपन सपोर्ट किया है कि हाँ जी हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तो वो उनका मुस्लिम कार्ड दिख रहा है मुझे, कोई बड़ी बात नहीं है। टर्की का भी दिख रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे ये बता दीजिए, इसके अलावा 3 कंट्री तो हमने स्पेसिफिक पॉइंट आउट कर लिए हैं जो कि उसके नॉन सो कॉल्ड सपोर्टर हैं। और चाइना जैसा कंट्री किस मुंह से बोलेगा कि वो सो कॉल्ड मुस्लिम कंट्री के साथ खड़ा है? तेरे यहाँ तो अपनी उंगलियार वाली प्रॉब्लम अब तूने कर रखी है, वो भी तो मुसलमान ही है ना भाई, तो किस बात की? बट ज़्यादा बड़ी बात ये नहीं है कौन किसके साथ खड़ा है, दैट कैन बी डिसाइडेड। लेकिन एज फार एज मेरा देश और मेरी फौज खड़ी है, हम सिर्फ एक चीज़ देख रहे हैं, हम सही हैं या गलत हैं। और अगर हम सही हैं इस सारे काम करने के अंदर, दुनिया को एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप सही के साथ खड़े हो जाए। जो नहीं होगा वो अपने आप अपने डबल स्टैंडर्ड दिखाएगा। और आप देखेंगे कि अगर ये टेररिज्म के जो सो कॉल्ड सपोर्टर हैं ये पाकिस्तान की तरह सफ़र करेंगे कि सांप पाले थे, तो अब और होगा क्या? आपके यहाँ पर भी डसे जाएंगे। आई थिंक पूरी दुनिया इस बात को रियलाइज जरूर करती है, एक्नॉलेज करे या ना करे ये उनकी चॉइस है। तो क्या हमारे राफेल गिरे? चलिए 1 मिनट को आपके हिसाब से चल लेते हैं। राफेल गिरे, हाँ ठीक है, गए कहाँ गिरकर? किसी को तो मिलने चाहिए थे। सही बात। कटी पतंग तो या पाकिस्तान जाएगी या इंडिया आएगी। इतना तो आप मानेंगे? बिल्कुल सही। अगर आप इतना मानेंगे, इस सोशल मीडिया के जमाने में आपको नहीं लगता आप कम से कम नहीं तो 10 से 20 हजार वीडियोस आ जाने थे? रिस्पॉन्सिबल इररिस्पॉन्सिबल दोनों तरह के। मैं तो ये भी कह रहा हूं, उससे भी एक बड़ी बात, किस पर विश्वास करूं? मेरे उस एयर मार्शल पर विश्वास करूं जिसको ये सवाल दिया गया था और उसने पॉइंट ब्लैंक ये नहीं कहा कि राफेल गिरे या नहीं गिरे। उसने एक बड़ी सीधी सच्ची स्टेटमेंट दी, ऑल आवर पायलट्स आर बैक। अच्छा चलिए 1 मिनट के लिए इसको भी हम झूठा कह देते हैं, क्योंकि लोग बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं। वो बोला जाता है ना कि तू कहे तो जान भी दे दूं, कहने में हर्ज क्या है? तो कहने में कोई हर्ज नहीं है, बोलने को कुछ भी बोला जा सकता है। वो जो एक सो कॉल्ड एक पायलट अगर उसमें मरा होगा, ऐसा
पॉसिबिलिटी तो है ही। अगर कितने सारे राफेल गिरे सवाल है तो कम से कम उनमें से एक तो कहीं गलत हो सकता है। आपको क्या लगता है उसके घर वाले अभी तक चुप बैठे होंगे? सही बात। मातम नहीं हुआ होगा? वो बॉडी उनके घर गई होगी या नहीं गई होगी? पाकिस्तान जैसा कंट्री क्या उस बॉडी को लेकर पूरी दुनिया में नहीं दिखा रहा होता? अगर वो जहाज उनके वहां गिरा होता तो वो नहीं दिखा रहा होता। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान का ऑफिशियल ISPR ने डिक्लेयर किया है कि हमारे पास इंडिया का कोई पायलट नहीं है। वो शिवानी सिंह का जो नाम चल रहा था, शिवांगी सिंह, हाँ। उन्होंने मना कर दिया कि यह सोशल मीडिया पर है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान क्यों नहीं उसको इनकैश करेगा? आदत अनुसार अभिनंदन के लिए विद इन मिनट्स हो गया था ना, हमने भी विद इन मिनट्स एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई हमारा पायलट गिरा है और वो गया है, क्या बड़ी बात है तो है। इंडिया में अच्छा चलिए 1 मिनट, वो जहाज गिर गया, जिस बेस से उड़ा था और जब वो उस बेस पर वापस नहीं आया तो वो 300, 400, 500 जो लोग वहां उस बेस पर हैं उनको नहीं पता चला होगा। भाई जितने एयरक्राफ्ट जाते हैं उतने वापस भी तो आते हैं, उन्हें पता ही नहीं चला। इस तरह की बात छुपाना कितना पॉसिबल है, कितना नहीं पॉसिबल है। फिर भी जिम्मेदारी से आप, क्योंकि हाउ डेयर वाली बात है, तो आई डेयर टू से नुकसान सिर्फ एक तरफ नहीं हुआ होगा, नुकसान दोनों तरफ हुआ होगा। अगर उनका अपना एक्सेप्टेंस है कि उनके 2 J-10 गिरे हैं, J-17 गिरे हैं, ये उनका अपना एक्सेप्टेंस है। मैं मान सकता हूं कि हमारे यहाँ पर भी काफी कुछ डैमेज हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि सिरसा वाली अकेली जो मिसाइल है वो काम नहीं कर पाई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हजारों ड्रोन उन्होंने भेजे वो सारे के सारे बेकार गए। 2 ड्रोन गिरे होंगे, उतना डैमेज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब आप उस डैमेज को लेकर रोना धोना और मातम मनाना चाहते हैं, या आप एग्रेशन के तौर पर उस कंट्री पर जिसने ये डैमेज आपको दिया है, आप उसके पीछे जाना चाहते हैं? मुझे लगता है इस समय इंडिया अपनी लकीर बढ़ा रहा है, और इस लकीर के बढ़ाने में मैं मानता हूं जब हाथी चलता है तो कुछ चींटियां उसके पैर के नीचे आ जाती हैं। किसी भी तरह का लॉस होना, अपने आप में एक्सेप्टेंस करना कोई बुरी बात नहीं है। हम सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ेंगे। तो हम POK में क्यों नहीं घुसे? ओह वेरी गुड। जब इतना क्लोज थे, सब कुछ इतना सही था, सब फेवर में थे। इनफैक्ट देश में वो आवाज़ें जो हमेशा खिलाफ खड़ी रहती हैं, छोटी या बड़ी बात पे, किसी भी बिल पे, किसी भी पॉलिटिक्स के टाइम पे, चुनाव के टाइम पे, वो आवाज़ें भी आपके साथ थीं। तो फिर गवर्नमेंट POK में क्यों नहीं घुसी? हमारी आर्मी को वो परमिशन क्यों नहीं दी गई? और हम POK में अब तक खड़े क्यों नहीं हैं? POK एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन है, इसको उतनी आसानी से मत लीजिए जितना पॉलिटिशियंस दिखा रहे हैं। अगर ये जो ऑपोजिशन पार्टीज 2 मिनट के लिए अगर आप कह रहे हैं कि वो साथ खड़ी हैं, तो ये जो टीवी पर इतना कुछ चल रहा है ऑपोजिशन का, फिर वो क्यों चल रहा है? वो शायद सीज फायर के बाद चल रहा है। नहीं, सीज फायर से पहले था कि कुछ नहीं किया, कब करोगे, कब करोगे, कब करोगे। हाँ, वो जो 14 दिन थे, उन दिनों में बिल्कुल कमी था, तो थी नहीं। बिल्कुल था। और जब हुआ तो नैरेटिव चेंज भी हुआ, साथ थे, और फिर सब ये कह रहे थे कि नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट जैसे कर रही है, और हमारी फौज, हमारी डिफेंस, जो सारी डिफेंस फोर्सेस हैं, सब अपना काम कर रही हैं और अच्छा कर रही हैं। मुझे लगता है कि पॉलिटिशियंस और ओपोजिशन के पास ये हक नहीं होना चाहिए कि हमारी फौज ठीक कर रही है या नहीं कर रही है। फौज हमेशा ठीक ही करती है, लेकिन फौज जब ठीक करती है जब उसे गवर्नमेंट का ऑर्डर ठीक आता है। उससे भी अगली बात, वो गवर्नमेंट अपना काम ठीक करती है जब उसके पास 140 करोड़ लोगों का सपोर्ट और सेंटिमेंट होता है। इस बार वो सेंटिमेंट आपने देखा कि वो सेंटिमेंट था। गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लेने की कोशिश करी कि चलिए जी फौज हम आपको देते हैं। मैं आपको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे देता हूँ, आपको अपने आप सारा जवाब मिल जाएगा उससे। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि अगर ये ऑपरेशन फौज को दिया गया था, दैट मीन्स लड़ाई डिक्लेयर कौन करता है? फौज नहीं करती। जिसको बोलते हैं ना मोबिलाइजेशन ऑर्डर, फौज नहीं देती, सरकार देती, सरकार लीडरशिप देती है। दैट मीन्स सरकार ने अपने तरीके से डिसाइड ये किया कि ये काम फौज अपने एक ऑपरेशन के तहत करे। ओके, दैट मीन्स देयर वाज नेवर अ सेइंग कि हम लड़ने जा रहे हैं, वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं। वॉर डिक्लेयर करना एक बहुत ऊपर लेवल की बात है। हमने शुरू में ही डिक्लेयर क्या किया कि ये हम छूट दे रहे हैं फौज को, तीनों सर्विसेज को, कि आप करिए।
फौज ऑपरेशंस करती है, फौज वॉर डिक्लेयर नहीं करती है। वो काम आप लोगों का है, आपकी आवाम का है, आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का है, आपकी सरकार का है। ये मेरा काम नहीं है। एज अ फौजी अगर आपने मुझे ऑपरेशन बोला है तो मैं ऑपरेशन करूंगा, अगर आपने मुझे वॉर बोला है तो तीनों सर्विसेज वॉर पर जाती। कराची हार्बर टूटता, कोई बड़ी बात नहीं है। लाहौर टूटता, पंजाब टूटता, ग्राउंड पर पीओके हम एंटर करते। बट दीज आर वॉर, ऑल थ्री साइड्स वुड हैव डन दैट। मुझे लगता है जिम्मेदारी के तौर पर एज अ फौजी बोल पाऊंगा, आपने हमें एक मैंडेट या ऑर्डर दिया था ऑपरेशन करने का, हमने वो ऑपरेशन इफेक्टिवली लॉन्च कर कर आपको दिखा दिया। तो आप कहना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से ही इशारा नहीं था कि पीओके में एंट्री करनी है? ये पॉलिटिशियंस और आप सिविलियंस का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हम इन चीज़ों को ऐसे नहीं देखते हैं। मैंने आपको सिर्फ अपना फौजी नज़रिया बताया, सीधा सीधा। हम वो देखते हैं जो हमें बताया जाता है। अगर हमें बताया गया है कि ऐसे हो आप ऑपरेशन करेंगे, हमने अपना ऑपरेशन कर दिया। तो अभी क्या सिचुएशन है? सीज फायर है, ऑपरेशन सिंदूर चालू है या सीज फायर है या नहीं, ये पहले दिन तक तो ठीक था जब डीजीएमओ तक की बात हुई, क्योंकि दोनों डीजीएमओ मिलकर ना तो वॉर डिक्लेयर करते हैं ना वॉर को स्टॉप करते हैं। वॉर स्टॉपेज रिकमेंडेशन जाएगी जरूर, लेकिन वॉर स्टॉप करती है सरकारें। ऑपरेशंस के अंदर रुकना डीजीएमओ का काम है, और ये काम इस समय किया गया कि यस, एक अंडरस्टैंडिंग बनी कि हम मंडे को बात करेंगे। मंडे को शाम को 5 बजे फिर बात हुई, दोनों ने अपने अपने पार्ट बताए, दोनों ने ये डिसाइड किया कि ठीक है, इस अंडरस्टैंडिंग को इस समय यहीं पर रखकर हम देखेंगे, इसको बढ़ने नहीं देंगे, इसको एस्केलेशन नहीं होने देंगे। एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग नाउ। कमिंग टू ऑप सिंदूर चल रहा है कि नहीं, मैं क्या करूं? आपके प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया है। अब आप ये मत बोलिए कि प्राइम मिनिस्टर गलत बोल रहे हैं। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर इज कंटिन्यूइंग। ये सरकार का डिसीजन है। किसी ऑपरेशन को इनिशिएट करना मेरा काम है, लेकिन उसको आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है और किस हद तक बढ़ाना है, यही तो हम आपके पास जाकर बार बार ब्रीफ कर रहे थे इतने दिनों में। अब ये करने वाले हैं, अब ऐसा हो सकता है, एक वैसा हो सकता है, तीनों सर्विसेज कैसे इकट्ठी हो सकती हैं, ये मुक्का मुक्का है कि नहीं, या ये थप्पड़ थप्पड़ है या नहीं। ये सारी बातें हमको, हमारा फर्ज बनता है कि एज अ गवर्नमेंट हम आपको बताएं, और वो चल रहा था। अब गवर्नमेंट ने डिसीजन ये दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर विल कंटिन्यू, वो चलता रहेगा। और उस ऑपरेशन सिंदूर में सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी तरह का कोई भी अटैक अब हमारे ऊपर है कि हम उसे इंटरप्रेट करेंगे कि ये ठीक है या नहीं है, और कितना ठीक है और कितना गलत है, और इसकी पनिशमेंट कितनी ठीक है और कितनी गलत है। अब ये हम डिसाइड करेंगे। और ये बात अगर एक प्राइम मिनिस्टर के बोलने के बावजूद आवाम के दिल में डाउट है, तो ये डाउट आपकी कमजोरी है। आप दिल से नहीं खड़े हैं अपने देश के साथ, आप दिल से नहीं खड़े हैं अपनी गवर्नमेंट के साथ, आप दिल से नहीं खड़े हैं अपनी फौज के साथ कि अगर आपने डिसाइड किया है कोई चीज, ऑपरेशन सिंदूर इज कंटिन्यूइंग, मानिए। डाउट क्या है? क्वेश्चन मार्क किस बात का? मतलब दिल में ये डाउट क्यों आ रहा है जनता को? हमने क्या आपको चोरी करने के लिए बोल दिया है? हम आपको क्या धोखा दे रहे हैं? दिख नहीं रहा क्या हो रहा है और कहां जा सकती है बात? फिर डाउट किस बात का? कहने को सारे बोल रहे हैं कि हमें फौज पर पूरा भरोसा है, भरोसा है, भरोसा है। भाई अगर भरोसा है और फौज बोल रही है ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूज, इट ब्लडी वेल कंटिन्यूज। क्यों नहीं समझ आ रही आपको? किस तरीके से समझाऊं कि ऑपरेशन सिंदूर इज कंटिन्यूइंग? प्रधानमंत्री की स्पीच के बाद वापस से ड्रोन भी आए और वापस से आतंकवादी भी पकड़े गए, तो एक और टेररिज्म, देखिए, टेररिस्ट एक्टिविटी हो गई है। वेरी गुड, ये बात मान ली आपकी, एक बिल्कुल जायज सवाल है, और इसका मैं बड़ा जायज सा आंसर दूंगा। किसी को पसंद आए ना आए मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात सही है कि अगर हमने बोला है कि एवरी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी ट्रीटेड एज अ एक्ट ऑफ वॉर, यस, करेक्ट। एक्ट ऑफ वॉर पाकिस्तान के लिए था कि अगर आपने जल संधि सस्पेंड करी तो इट इज एक्ट ऑफ वॉर। एक्ट ऑफ वॉर हुआ कहां? नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। चलिए जी, उन्होंने बोला अगर आपने पानी रोक दिया तो एक्ट ऑफ वॉर। वो पानी भी झेलम का रुका, चेनाब का रुका, सॉरी मेरी गलती। भाई वो भी एक्ट ऑफ वॉर था, सीधी बात है।
वैसे मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड ओवर है, अगर आप एक दूसरे की एयर स्पेस को इन्वेड करते हो, वायलेट करते हो, इट इज अ एक्ट ऑफ वॉर। तो भाई साहब, एक्ट ऑफ वॉर तो बड़े सारे हो गए हैं। अब आप अगर इस बात को पकड़कर बैठ जाएं कि हाँ भाई, वो सोपिया में वो जो 3 आतंकवादी मारे गए हैं, ऑपरेशन कैलार, आपको क्या लग रहा है वो 8 पीएम की स्पीच के बाद आए थे? पहली बात। दूसरी बात, अभी तक हमने तो ये बोला नहीं कि पाकिस्तान से आए थे। उन तीनों की जो आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हुई है, वो जिस भी वजह से जो भी हुई है, अभी तक ये तो बात आई नहीं। अब ये हमारे ऊपर है कि उस एक्ट ऑफ वॉर को हम कैसे एक्ट ऑफ वॉर लेंगे। चाहे आप एक ड्रोन पर भी ले सकते हैं, आप 10 ड्रोन पर शायद इग्नोर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आप देखते हैं आज की तारीख में, अगर ड्रोन पाकिस्तान से मेरे तरफ आ रहा है और मैं देख सकता हूं, अब मैं बोलूं कि ये एक्ट ऑफ वॉर जब होगा, जब मेरे बॉर्डर क्रॉस करके मेरे किसी शहर पे गिरेगा, तभी मानूंगा। भाई जायज बात है, ऐसी एक्ट ऑफ वॉर की बात चल रही है ना। दूसरा है, क्योंकि वहां पर कर्नल शैलेंद्र सिंह जैसा कोई फैनेटिक बैठा हुआ था, उसने बोला भाई साहब मैं इधर आने नहीं दूंगा, मैं तो यहीं से मारूंगा। ये मेरा एक्ट ऑफ वॉर है। हमने वो जो 12 या 14 ड्रोन शाम को आए थे, हमने गिरा दिए, हमने नहीं वेट किया। अब ये कोई कैलकुलेशन अपने आप कर ले, फीता लेकर, कि वो कितने मीटर पाकिस्तान के अंदर थे और कितने मीटर इंडिया के अंदर थे। ये उसका काम है, जिसको अभी भी शक है कि शायद हम इस तरह का काम करेंगे या नहीं करेंगे। आज की तारीख में इस एक्ट ऑफ वॉर को ऐसे लीजिए जो बिल्कुल सही है। जो ग्राउंड पे खड़ा सोल्जर है, जो वो देख रहा है सामने, और अगर वो उस पर रिस्पॉन्ड कर रहा है, दिस इज एक्ट ऑफ वॉर। ही इज नॉट डूइंग लाइक दिस, सर क्या करना है, ऐसा नहीं हो रहा है। वो जो एयर डिफेंस की मिसाइल लगी हुई हैं, जैसे ही वो डिटेक्ट कर रही हैं, वो इंस्टेंटली फायर कर उसके लिए वेट और रिपोर्ट नहीं किया जा रहा कि चलो जी पीछे बताऊंगा फिर। ये अपने आप फायर हो रहा है। एंटी ड्रोन सिस्टम काम कर रहा है, फायर कर रहा है। मैं तो कह रहा हूं, अगर मेरे जैसा बंदा है, जो हमने अपने टाइम किया करते थे, कि अपनी राइफल से ही मारने की कोशिश करो। मालूम है कि नहीं होता, कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है, आप राइफल से उसे नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये एक पायलट से पूछिएगा कभी जिंदगी में कि क्या एक राइफल की गोली उसको डैमेज कर सकती है, नहीं कर सकती? कर सकती है। इट्स अ मैटर ऑफ डेटरेंस। हमारे टाइम में आपके ड्रोन श्रोन नहीं होते थे, ये एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं होते थे। हम अभी भी बड़ी इज्जत से कहते हैं कि हमारे जो नॉर्मल डिफेंसेस हैं, उसको हम LMG एक रोल में लगाकर, ये वर्ड बड़ा फेमस होता था हमारे यहाँ, कि अगर कोई एरियल अटैक आ गया तो वो जो LMG आप ऐसे लगाकर रखते हैं, उसको आप ऐसे कर देते हैं, और उसके नीचे एक ऐसा डंडा और कंकॉक्शन लगाते हैं कि उसको लेकर चारों तरफ आप घुमा भी सकते हैं। आदमी गोल गोल घूम सकता है। उसके लिए एक ट्रेंच को दी जाती थी। एक्ट ऑफ वॉर इज कि आज के बाद कंट्री इंडिया, गवर्नमेंट इंडिया, फौज इंडिया, आवाम इंडिया डिसाइड करेगी कि ये एक्ट ऑफ वॉर है या नहीं है। अब हम आपके ऊपर नहीं छोड़ रहे। पाकिस्तान, अब आपको नहीं पूछा जाएगा, आपको वॉर्न नहीं किया जाएगा, आप करिए, हम अपने तरीके से करें। दिस इज एक्ट ऑफ वॉर। तो DGMO के हाँ या ना बोलने का वेट है अगले एक्ट ऑफ वॉर के रिएक्शन पे? DGMO हाँ या ना नहीं करता है। मैं आपको अगेन बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। जो बॉर्डर पर फौज लगी हुई है, जो बॉर्डर पर एयर डिफेंस लगे हुए हैं, वो ये पूछते नहीं है DGMO को हाँ सर ये से या नो है। दे आर ऑलवेज रेडी, एंड दैट इज वेयर द गवर्नमेंट हैज सेड इट। बड़े क्लैरिटी के साथ गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने आर्मी कमांडर्स को खुली छूट दे रखी है कि आप अपने सेक्टर में किसी भी तरह का अगर रिटेलिएशन करना चाहते हैं तो करिए। अब रिटेलिएशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन आप नहीं डिसाइड करेंगे। ये जो पब्लिक है ना, ये डिसाइड नहीं करेगी। ये जो गवर्नमेंट है ना, ये डिसाइड नहीं करेगी। ये फौजी उस समय का ग्राउंड का है, वो डिसाइड करेगा। मैं वेट करूं वो ड्रोन आएगा या मैं फायर करूं। आज ये वाली छूट इस समय सरकार ने दी है, और इस छूट को हमें DGMO तक ले जाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। DGMO अब सिर्फ इसलिए प्ले करेगा कि पाकिस्तान के DGMO से कॉल आएगी, अरे सर आपने ये क्या कर रखा है, यहाँ पर इतनी फायरिंग मत करो। तो ही में से कि अच्छा चलो बात करते हैं, मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि देयर इज फायरिंग गोइंग ऑन। ये स्टैंडर्ड तरीका होता है बात करने का। क्या ऐसा भी होता है कि
सीज फायर दोनों तरफ से टूटता है और एक दूसरे पे ब्लेम किया जाता है कि उन्होंने तोड़ा। यस 100%। तो ड्रोन हमने भी भेजे होंगे, बट हम बताएंगे ये हमेशा कि उन्होंने ड्रोन भेजे। अगर आप ऐसे पूछ रहे हैं तो यस, मैं ये मान लूंगा कि ये मेरी मर्जी है, ये एब्सोल्युटली मेरी मर्जी है कि मैं सीज फायर वॉलेशन कर रहा हूं या तुमको करने दे रहा हूं, और इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर कर रहा हूं। आप एक बात बताइए, आप मेरे तरफ देखते रहे हाँ, और थोड़ी देर में मैंने देखा कि आप बिल्कुल गुस्से से देख रहे हैं, हाँ। तो अब मैं क्या वेट करूं कि आप मुझे थप्पड़ मारेंगे या घूंसा मारेंगे? भाई सीज फायर वॉलेशन क्या है? सही बात। आपने अगर एक एग्रेसिव पोस्चर बनाया है मेरी तरफ, ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो बोले यार ऐसे ऐसे, तू बाद में कहना फट करके एक मार दिया। अब कौन सा सीज फायर वॉयलेशन किसने किया है वो बाद में डिसाइड करेंगे। हाँ, आई थिंक दैट इज व्हाट हैपेंस ऑन ग्राउंड। दोनों साइड से सीज फायर वॉयलेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, हम नहीं करते हैं, ये हमारा नेचर है। लेकिन मैं इससे अपने आप को बिल्कुल बरी नहीं करूंगा कि हमने कभी जिंदगी में किया ही नहीं, हम सिर्फ पूजा पाठ करते रहे बॉर्डर पर बैठ के, और कभी कभी अपने भगवान के साथ अल्लाह को भी याद करते रहे। ऐसा नहीं होता, ऑन ग्राउंड ऐसा नहीं होता। तो अभी जहां अपन खड़े हैं, जहां इंडिया की जो पोजीशन है अभी, अमेरिका ने कहा कि हम ट्रेड नहीं करेंगे, वो धमकी दी तब माने। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो अभी हम जहां खड़े हैं, हम एग्जैक्टली कहां खड़े हैं? जनता या पब्लिक, या मैं खुद एक्चुअली समझना चाह रहा हूं कि हम कहां खड़े हैं। नहीं, अगर आप सिर्फ ट्रेड से रिलेटेड ये सवाल को नैरो डाउन कर रहे हैं तो मैं आपके सामने रखता हूं, मार्केट में किंग कौन होता है? कस्टमर इज द किंग। यस। जहां दुकान तो तभी चलेगी ना जब कोई खरीदने वाला है। यूएस का सबसे बड़ा एक मार्केट दुनिया का एक नॉलेज है, इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट, एमर्जिंग बिगेस्ट मार्केट इज इंडिया। आप बिना ट्रेड के मेरे साथ सरवाइव कर लेंगे? आपको क्या लग रहा है सिर्फ मैं ही आप पर डिपेंडेंट हूं? और यूएस ने मुझे ऐसी क्या चीज दे दी? कौन सा ऐसा सुपर कंप्यूटर दे दिया? कौन सा ऐसा F-16 है जो मुझे दे दिया? कौन सा एक F-22 है जो उसने दे दिया? F-35 उसने मुझे दे दिया? उसने मुझे सैटेलाइट कौन सी गिफ्ट में दे दी? मतलब रिसीविंग एंड पर कौन है? देखिए, जब वर्ल्ड ट्रेड की बात होती है तो इट इज ऑन म्यूचुअल बेसिस। अगर यूएस की इतनी दादागिरी चल रही थी तो इंडिया रशिया से कभी तेल खरीद नहीं पाता। ये तो आप मानेंगे, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। पिछले मोर देन 1 ईयर से आप देख रहे हैं। और यूएस ने हर बार बोला नहीं, हम नहीं करने देंगे, ये सैंक्शन लगाएंगे। हमारी वजह से तो ऑयल के रेट ठीक है, तो इसीलिए ठीक है, क्योंकि बड़ी सीधी बात है, तुम्हारी लड़ाई थी रशिया के साथ, यूएस की। मोहरा तुम मुझे बना रहे थे। अभी भी उन्होंने क्या किया बाय द वे? अभी भी वो यही तो बोल रहे हैं कि $66 से नीचे प्राइस पे अगर आप खरीद रहे हो तो ठीक है, नहीं तो हम खरीदने नहीं देंगे कि उसको ज्यादा पैसे ना मिले। अच्छा, मुझे एक बात बता दो, मेरे लिए तो तुमने लॉल बना दिया। भाई जर्मनी जो उससे गैस खरीद रहा था और फर्स्ट टाइम में उसने डिक्लेयर किया था कि हम दिसंबर से पहले इसको बंद नहीं कर पाएंगे। मत तुम्हारी कन्वीनियंस आई तो 6 महीने आगे, इंडिया की जरूरत आई तो बोले नहीं, जो कि इंडिया शुरू से कहता आ रहा है कि हम तुम्हारी टेररिज्म है, हमारे यहाँ फ्रीडम स्ट्रगल है, मिलिटेंसी है। ये नहीं चलेगा। और ट्रम्प जानता है इस बात को। बोलना एक बड़ी अलग बात है, क्रेडिट लेना एक बहुत बड़ी बात है। आप बता दीजिए, अगर इतनी ज़्यादा तेरी ट्रम्प अगर तूतड़ी बसती है पूरी दुनिया में, तो तूने तो डिक्लेयर किया था कि रशिया और यूक्रेन वॉर मैंने खत्म कर दिया। खत्म कर दिया बोला उसने। तो ये भी बोला था कि इजराइल और हमास का मैंने संधि करा दी है, कल होस्टेजेस छूटने वाले हैं। देखिए, डिप्लोमेसी में और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ऐसा किया जाता है। आपको एक लीडिंग सी स्टेटमेंट दे दी, उसमें आप ल्योर हो जाएंगे, और जो ल्योर हो गया वो हो गया। ट्रेड रिलेटेड चलिए, अगर उसने ये बोला होता ना कि जी जितने सैंक्शन मैं अभी लगा रहा हूं इंडिया पर, सारे के सारे वेव्ड ऑफ है, तब तो समझ में आया कि मैं ब्लैकमेल हो गया, यार कुछ फायदा होने वाला है। नहीं, चलिए उससे भी एक स्टेप आगे बढ़ जाइए। तेरा ट्रेड तू जाने, तेरी मेडिएशन, उसने वर्ड इस्तेमाल किया, तेरी मेडिएशन तू जाने। हम बड़े क्लियर हैं कि हमारे पाकिस्तान की बीच की जो उसके हिसाब से, ट्रंप के हिसाब से लिखित में है, कोई सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहे, लिखित में है
कि 1000 साल से भी पुराना जो डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, बोले मैं इसमें मीडिएट करने को तैयार हूं। जिसको कहते हैं ना गलत लैंग्वेज में, गधे के बच्चे, तेरे को यही नहीं पता कि 1000 साल से हमारा डिस्प्यूट नहीं चल रहा है। इंडिया पाकिस्तान बना ही नहीं था। वेयर वाज पाकिस्तान 1000 साल पहले? आप अपनी लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ मैच्योरिटी, लैक ऑफ बीइंग वर्थ अ प्रेसिडेंट आप दर्शा रहे हैं। आप बोल, और उस पर भी एक बड़ा जवाब क्या मिल गया कि प्राइम मिनिस्टर ने पॉइंट ब्लैंक कह दिया कि अगर बात होगी, पहले तो सबसे बड़ी बात है अगर बात होगी तो सिर्फ बात होगी टेररिज्म के ऊपर, अगर बात होगी तो वो होगी पीओके के ऊपर। अब आप ये मत बोल दीजिएगा कि कहीं कोई ये इंटरप्रेट कर रहा है कि इंडिया पीओके आपको देगा या नहीं देगा, इस पर बात होगी। भाई एक प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है बड़ी क्लैरिटी। और एक बात बता दीजिए, क्या आपके मन में ये नहीं है कि पीओके वापस आना है? हाँ। मेरे मन में नहीं है कि वापस आना है। तो प्राइम मिनिस्टर हमारा कहीं और से पैदा हुआ है कि उसके मन में नहीं है कि हमें वापस आना है? अब कोई अगर ये बोलना शुरू कर दे, नहीं जी उन्होंने ये नहीं बोला कि पीओके कैसे वापस आएगा। कुछ बातें कही जाती हैं, कुछ बातें सुनी जाती हैं, कुछ बातों को इंटरप्रेट करने के लायक छोड़ा जाता है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एज अ स्टूडेंट मैं बता पा रहा हूं, आप काफी कुछ बोलते इस हिसाब से हैं कि उसका इंटरप्रिटेशन आप कर पाए जिस कंट्री को जो सूट कर रहा है। अगर ट्रंप ने कह दिया आई रिस्पेक्ट द 2 ग्रेट नेशंस टू एग्री टू अ सीज फायर, तो आपको क्या लग रहा है? कल तक वो ये नहीं बोल रहा था कि पाकिस्तान यू आर द रिस्पॉन्सिबल पीपल फॉर टेररिज्म। ओसामा बिन लादेन जो है क्या वॉशिंगटन में मिला था? पाकिस्तान के साथ इतना प्रेम है? आप देख नहीं रहे 70 साल उसने पाला पाकिस्तान को, कैसे झाड़ा? और किसने झाड़ना शुरू किया? पल्ला झाड़ना ट्रंप ने किया। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, दिस इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कि आप एक दूसरे को कैसे खिलाते हो और खेलते हो। ट्रंप यही कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है पाकिस्तान की जो नॉर्मल आवाम है, जो ये समझ रही है कि ये जा रहा है, वो बच पाएगी या इस अंधाधुंध, इस अंधे रास्ते में सब खप जाएंगे? ये मेरे देश की सबसे बड़ी कमजोरी रही है। हम हर चीज में ह्यूमैनिटी को डाल देते हैं, आवाम को डाल देते हैं, और इसलिए आप हर बार देखते हैं कि हमारा स्टैंड ह्यूमैनिटेरियन हो जाता है, जो कि अपने आप में पाकिस्तान को लगता है आपका कमजोरी का स्टैंड है। आपकी डिसेंसी जो है वो कमजोरी मानी जाती है। मैं एक बड़ी अलग एंगल देता हूं। ये जो आवाम है पाकिस्तान की, इसे मालूम नहीं है कि इसके देश कर क्या रहा है, इसकी आर्मी कर क्या रही है, इसकी गवर्नमेंट क्या कर रही है, नहीं मालूम है, अंधी है। और अगर अंधी है तो ऐसे ही पिटेगी। यू डिजर्व। या तो अपनी गवर्नमेंट ठीक करिए, अपनी आर्मी को बैरक्स में रहना सिखाइए। ये राजसी ठाट जो हैं ये आपने दे रखे हैं, हमने नहीं दे रखे हैं। हमारे यहाँ तो नहीं है। पिछले वाले सीडीएस जो हैं उनका फ्लैट और मेरा फ्लैट पड़ोस पड़ोस वाला है। उनका भी 3 बेडरूम का है, मेरा भी 3 बेडरूम का है। ये है हमारा लेवल। यहाँ बाजवा साहब की 1200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लंदन में है। ऑफिशियल बता रहा हूं मैं आपको, छुपे वाली की बात ही नहीं कर रहे। मुनीर साहब की फैमिली जो है एक चार्टर्ड प्लेन में जाती है। हमारे यहाँ आपने कितनी बार सुना चार्टर प्लेन? कहीं सुनने में भी नहीं आएगा। ये आवाम पाकिस्तान की अब डिजर्व करती है कि सिर्फ अब तक आप अपने खुद की आर्मी और अपने गवर्नमेंट से लुट रहे थे, पिट रहे थे। अगर आज हमारे इस कोशिश में कि आपकी आर्मी को पीटा जाए, उसका अगर कोलेटरल डैमेज में आप पिट रहे हो, तो आप भी डिजर्व करते हो, आप पिटो। क्योंकि आपके होते हुए अगर ये टेररिज्म में आपकी आर्मी है, आपके यहाँ सईद है, आपके यहाँ मसूद है, आपके यहाँ लखवी है, और आप उनको अगर नहीं रोक पा रहे हो, तो एज फार एज आई एम कंसर्न, हमारी आज की नई पॉलिसी ये है कि हर वो टेररिज्म जिसके पीछे कोई सपोर्ट करता दिखा जाएगा, वो टेररिस्ट माना जाएगा। पाकिस्तान की आवाम आज के बाद हमारे लिए टेररिस्ट है। या तो इसे रोक लीजिए, नहीं रोक रहे, जब हम इन्हें पीटेंगे और बदले में अगर आप किसी वजह से पिट रहे हैं, आप डिजर्व करते हैं, आपने अर्न किया है। ये अब हमारा नॉर्मल न्यू है। आप 25 साल रहे हैं फोर्सेस में, आपने लगभग पूरा करियर आपका बहुत स्ट्रगल वाला ही है। और स्ट्रगल वाला कहें या फिर ये कहें कि ज़्यादातर वो पॉइंट्स पे आप थे जब अनडिक्लेयर्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स हो रही थी जम्मू एंड कश्मीर में, जब सारी चीज़ें एकदम पीक पे थी, तब आप रहे हैं। तो ये बात तो चलती होगी ना आपके अंदर अंदर,
आपस में कि पीओके लेना है, कैसे लेना है और कितना टाइम लगेगा? अगर पॉलिटिकल लीडरशिप ये कह दे कि चलो लेना है, तो कितना दिन, कितने घंटे, कितना टाइम लगेगा? और क्या लगता है, ले भी पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे? वो भी एक सवाल है। जिस स्ट्रगल के लेवल की आप बात कर रहे हैं, वो मैं जिसको हम बोलते हैं ना यूनिट लेवल, रेजिमेंट लेवल, बटालियन लेवल, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहाँ हमारे लिए ये कंसर्न नहीं होता है। ओके। हमने कभी बैठकर ये डिसाइड नहीं किया कि पीओके का क्या हम लेंगे, क्या नहीं लेंगे। मैं जिस इलाके में डिप्लॉयड हूँ, मेरे प्लान्स उसके एरिया के हिसाब से, जो मेरी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए, वो ओवरऑल मेरे कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आता है, जिस दिन कंट्री कहेगा मैं कर दूंगा। लेकिन मैं अपने इलाके में इतना ज़रूर प्लान करता हूँ कि ये अगर मेरे 12 किलोमीटर का इलाका अगर मेरे जिम्मेवारी पर है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा ये मैं प्लान करता हूँ। इससे ज़्यादा प्लान नहीं करता हूँ, जिसको मैं कहता हूँ हम थोड़ा बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते नहीं हैं इन चीज़ों में। इसलिए आप देखते हैं कि ज़्यादातर हमारी रेपुटेशन आपकी सिविल लाइफ में ये होती है कि जो फौजी जो होता है वो थोड़ा कम दिमाग वाला होता है, क्योंकि हम इन चीज़ों पे दिमाग लगाते नहीं हैं कि भाई गवर्नमेंट क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी। मेरे को मेरी पलटन दिखती है, मेरी पलटन का एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखता है, और दैट इज़ इट। उसके लिए मैं जान भी दे दूंगा और मैं जान ले भी लूँगा। मेरा एम उस समय सिर्फ इतना होता है। बट फिर भी पीओके से रिलेटेड ये एक हमारी ट्रेडिशनल थिंकिंग रही है कि आज नहीं तो कल ये सरकार, ये आवाम 140 करोड़ की, किसी ना किसी दिन तो इन्हें कहना ही पड़ेगा कि इस पीओके को ले लो, और लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज इस तरह से आप पिछले 40 साल से टेररिज्म से जूझ रहे हैं, आपका कुछ नहीं जा रहा। आप बताइए कौन सा गवर्नमेंट का नेता है जो टेररिज्म की वजह से यहाँ मारा गया हो एलओसी पर? हम लूज करते हैं। हमने इस कंधे को इस्तेमाल किया है जहाँ पर हमने अपने साथियों को उठाया है। आप लोगों को नहीं पता चलेगा, ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं ये जिम्मेदारी से कहूँगा कि जिस दिन गवर्नमेंट, जिस दिन आवाम ये डिसाइड कर लेगी कि पीओके लेना है और लेना शुरू करना है, मान लीजिए मेरी बात, ये ज़रूर होगा। क्योंकि आज के चीफ, जब इससे पहले नॉर्दर्न आर्मी के कमांडर थे, उन्होंने ये बयान ऑफिशियली दिया था, हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमें सिर्फ सरकार का हुक्म चाहिए। आप रिसर्च करके ढूंढ लीजिए, ये एग्जैक्ट ऐसे वर्ड है। तो सरकार के हुक्म में आपको क्या लगता है क्यों देरी है, किस वजह से? एक सरकार की काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि जिस इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ इस समय हम चल रहे हैं, सरकार नहीं चाहेगी कि उसमें कोई कमी आए या रुके या वो रिवर्स हो, जो कि चाइना चाहेगा, क्योंकि आप उसके कॉम्पिटिटर हैं। सरकार को ये भी होता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डिस्ट्रॉय होगा या नहीं होगा, ये जो पूरा का पूरा देश का पैसा लड़ाई पर लगेगा, ये हमें कितना आगे लेकर जाएगा और कितना पीछे लेकर आएगा। इंटरनेशनल रिलेशंस अपने आप में एक बड़ा चैलेंज रहते हैं कि यस, आप किसी भी वजह से इसको एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं। आपने एक एग्रीमेंट कर रखा है कि हम दोनों के बीच में हम इसे सुलझाएंगे बातचीत के जरिए, आप उसे भी ऑनर करना चाहते हैं। वो भी एक आपके पास बड़ी तकलीफ वाली बात है कि जस्ट लाइक दैट आप नहीं करना चाहते हैं। सो एक जब गवर्नमेंट काम करती है ना, तो उसके पास 85 एंगल आते हैं, जिसके वजह से वो एक बहुत ही सुलझा हुआ डिसीजन लेने के लिए मजबूर होती है। मोदी साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर अगर उनके दिल में चाहें कि नहीं जी मेरा तो दिल चाहता है मैं ले लूं, लेकिन बाकी चीजें देखते हुए अपने आप को संयम में रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, आएगा समय जब एक्सट्रीम। आप एक बात बताइए ना, ये वाली जो स्ट्राइक हुई है, 24 ही तो लोग मरे हैं अगर कहने पर आ जाए, वहाँ तो 40 मरे थे। उससे पहले वो मुंबई वाले में 200 मरे थे। लेकिन नहीं, इस बार आपने डिसीजन इसलिए आसानी से ले लिया, पूरे देश की 15 स्टेट के लोग थे जहां वो इन्वॉल्व थे। उस कोल्ड ब्लडेडनेस में जहां एक बच्चे के सामने उसके फादर को मारा जा रहा है, वाइफ के सामने हस्बैंड को मारा जा रहा है, ये टॉलरेबल नहीं हुआ। इस बार ट्रिगर कर गई, और जब वो ट्रिगर कर गई तो आप देख रहे हैं रिजल्ट क्या है। सो मुझे लगता है कि सरकार की अपनी मजबूरियां या सुलझी हुई सोच शायद आपको एक वॉर नहीं करने देती, क्योंकि ये हम भी जानते हैं दुनिया में दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। ये हम भी समझते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रशिया में खड़े होकर बोला है, पूरी दुनिया ने इस बात को माना कि और रिपीट किया कि यस दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। आज प्राइम मिनिस्टर के एड्रेस के बाद से
एक नया एरा शुरू होता है, जो मैं अपने शब्दों में अगर कहूं, दिस इज अ एरा ऑफ वॉर टू फाइट टेररिज्म। अगर दुनिया ये डिसाइड आज नहीं करेगी कि हमें इस टेररिज्म से वॉर लगानी है, तो आप देखेंगे कि लोग मरते रहेंगे। आई थिंक इंडिया ने ये पहली बार डिक्लेयर किया। क्या रशिया पूरी तरह से हमारे साथ इसलिए खड़ा नहीं हुआ क्योंकि हम भी रशिया के साथ, रशिया और यूक्रेन का जब हो रहा था तो हम भी डिप्लोमेसी में खड़े हुए थे। हम यूक्रेन को भी कह रहे थे कि थोड़ा ठीक ठाक बिहेव करें, और रशिया को भी कह रहे थे कि हम रशिया के साथ हैं बट चाहते हैं कि वॉर ना हो, थोड़ा शांति से बात को सुलझा लें आपस में लोग। क्या इसी वजह से रशिया ने भी पूरी तरह से खुल के जैसे आना चाहिए वैसे खड़े नहीं हुए? इंडिया ने रशिया का साथ दिया, ऑयल खरीद कर पूरी दुनिया में दिखा दिया कि हम दुनिया के खिलाफ जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम रशिया से ऑयल लेने को तैयार हैं, और हमने लिया। ये हमारा तरीका था दिखाने का कि हम उनके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। और उसी जगह पर खड़े होकर हमने ये भी कह दिया कि दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। वो दिखाता है कि ये हमारा सिद्धांत है, हम आप पर थोप नहीं रहे हैं कि इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। हमने अपना तरीका बताया। आज की तारीख में रशिया हमारे साथ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, आप ग्राउंड पर देखिए। ये S-400 काफ़ी टाइम से डिले हो रहा था। आज की तारीख में वो अपना स्टेल्थ बॉम्बर जो है 57 वो हमें ऑफर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहा है। आपकी अभी भी तकरीबन 67% डिफेंस इन्वेंट्री रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर जैसा हम बोल रहे हैं ना कि खड़ा होना चाहिए या नहीं, अगर वो 1 सेकंड को जैसे मैं बात कर रहा हूँ और वो ऐसे कर ले तो मेरी आवाज़ आप तक आनी बंद हो जाएगी। सेम गोज फॉर रशिया। अगर वो आज अपने आप को हमारे से बंद कर ले, मेरा 67% इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट शायद अटक जाएगा। एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, एक बहुत बड़ी, हर चीज़ कही नहीं जाती, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। कुछ बातें समझी जाती हैं, कुछ बातें इंडिकेट करी जाती हैं। जिस तरीके से रशिया हमारे साथ है, मुझे लगता है आई थिंक वी आर क्वाइट सेटिस्फाइड। ये सिर्फ बोल देने से, जो मैंने आपको पहले भी बोला, तू कहे तो जान भी दे दूं, सिर्फ कहने में हर्ज क्या है। ये गाना बड़ा अच्छा है। बिल्कुल। सो वेल, वी डोंट वांट रशिया टू से लाइक दैट कि तू जान भी दे दे। रशिया हमारे साथ क्या कर रहा है ये हमें पता है। ठीक है, अगर क्रिटिसिज्म पर आना है, एक अच्छे क्रिटिक के तौर पर, रशिया ने ये बोला नहीं है, कोई बात नहीं। हम उसके एक्शंस के हिसाब से चल रहे हैं। हम उसके साथ अपनी जो हमारी सदियों पुरानी जो चली आ रही है रिलायबल रिलेशनशिप पर चल रहे हैं। उस रिलेशनशिप में कटौती नहीं हुई है। ये उसका रिलेशन हमारे साथ। S-400 की काफी बात हो गई, लेकिन मेड इन इंडिया जो कहें आकाश, उसकी बात बहुत कम हुई है। थोड़ा उस बारे में बताएंगे आप, क्या है, कैसे डेवलप हुआ, और कितना डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम जो पूरा इंडिया का है वो अभी कैसा है? पूरी दुनिया उसका लोहा तो मान रही है। लोगों ने तो मतलब नज़ारे देखे हैं, खुद वीडियो बनाए हैं, तो वो तो पता चल रहा है, बट फिर भी आपसे थोड़ा और जानने को मिले तो। एयर डिफेंस सिस्टम एक कंट्री का, मेरा ही नहीं, पूरे कंट्री का, किसी भी कंट्री का ले लीजिए, वो एक टीयर्स में होता है, पहली बात। और एक ग्रिड बनाई जाती है कि हर 1 स्क्वायर किलोमीटर को आप कवर कैसे करने वाले हैं। ठीक है। मैं आपको जिम्मेदारी से साइंटिफिकली प्रूव कर सकता हूं, एक S-400 अपने आप में इस पूरी ग्रिड में काफी नहीं हो सकता। चाहे टीयर बोल दीजिए, चाहे ग्रिड बोल दीजिए, S-400 कैन बी पार्ट ऑफ इट। वो उस ग्रिड का पार्ट हो सकता है, लेकिन वो अपने आप में एक वो ग्रिड नहीं है। ज्यादा बड़ी बात, क्योंकि S-400 का नाम इसलिए ज्यादा आता है, 300 से 400 किलोमीटर दूर जब पाकिस्तान से कोई चीज मेरे तरफ आनी शुरू होती है तो ये उसे डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद उसको ट्रैक करता है, और जब वो और पास और हमारे 100 किलोमीटर पास, तो मेरे जो बाकी जो छोटे एरिया वाले जो कवरेज वाले हैं वो उसको ट्रैक करते हैं। एज पर दी ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा वो जो अपने आप में प्रायोरिटाइज होता है कि कौन सी चीज कहाँ जा रही है। जायज बात है, पाकिस्तान से अगर एक कोई मिसाइल चली और वो ज्यादा ऊपर को अभी जा रही है तो इसका मतलब वो दूर जा रही है, वो दिल्ली की तरफ जा रही है। लेकिन अगर मेरे को डिप दिख रहा है तो दैट मीन्स ये मेरे सांबा की तरफ आ रही है। तो वो जो सांबा वाली जो ग्रिड का जो सिस्टम है वो उसको पकड़ता है और उसको फायर करता है। आप ये कभी नहीं कह पाएंगे कि जो बॉर्डर पर 2 किलोमीटर पर जो मिसाइल्स आ रही हैं, ड्रोन आ रहे हैं, उसको S-400 कर रहा है। नहीं, इट्स अ ग्रिड। यस, इसमें कोई शक नहीं कि एक S-400 ने अपने को वॉर वर्दीनेस दिखाया है कि
के जो बड़े वेपन सिस्टम्स आ रहे थे, हाँ, उनको वो ट्रैक कर रही थी, उनको वो डिस्ट्रॉय कर रही थी। ये कैसे पता चलता है खरीदने से पहले कि S-400 काम करेगा, और काम का है, लेकिन चाइना वाला जो डिफेंस सिस्टम है वो उतना काम का नहीं है, या यूएस का जो डिफेंस सिस्टम है वो भी उसके उतना काम का नहीं है, हम रशिया के साथ सभी जाएंगे? चीजों को, चाहे वो आप एयर डिफेंस ले लीजिए, चाहे कोई इक्विपमेंट, उनके रियल फायरिंग ट्रायल्स होते हैं। उन ट्रायल्स के ऊपर बेस किया जाता है कि कौन सी चीज क्या है। अगर आप बोल रहे हैं 400 किलोमीटर पर डिटेक्ट करेगा, तो इसका ट्रायल होता है, एक प्रॉपर ट्रायल होता है, एंगेजमेंट का ट्रायल होता है। ऐसा नहीं है कि अगर इजराइल का आयरन डोम जो है वो काफ़ी कुछ मार लेता है, वो इसलिए मार लेता है क्योंकि उनके पास वो आयरन डोम की क्वांटिटी ज़्यादा है। इसलिए आप देखते हैं कि सारे के सारे जो रॉकेट और मिसाइल्स हमास मारता है वो उसको इंटरसेप्ट कर पाता है, बट उसकी भी लिमिटेशन है कि इट इज़ ओनली 93%। सेम गोज फॉर अस। ऐसा नहीं है कि S-400 का मतलब हो गया कि आज के बाद दुनिया में कहीं से कुछ आएगा वो रोक देगा, नहीं। उसकी भी कैपेसिटी है, उसके भी पैरामीटर्स हैं, उसकी भी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है। लेकिन जब आप उसको एक पूरे मशीन के अंदर ऐसे ग्रिड कर लेते हैं, तो अब ये जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बना उस तरफ को देखता हुआ, अब कौन सी मशीन कहाँ, कौन कैसे क्या काम कर रहा है, वो इस ग्रिड का काम है। S-400 उस ग्रिड का एक सॉलिड पार्ट जरूर है, बट मैं ये जिम्मेदारी से अगेन कहूंगा, वो अकेला अपने आप में काफी नहीं, क्योंकि आपके पास ऐसे सिस्टम्स हैं जो 100 किलोमीटर पर भी रोकते हैं, 50 पर भी रोकते हैं, 40 पर भी रोकते हैं। और आज की तारीख में जो लेटेस्ट आपको मिला है, रशिया से ही मिला है बाय द वे, जो इग्ला S बोलते हैं, वो शोल्डर फायर्ड है। आप यहां लगाइए और अपना फायर करिए। ये है लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, कि अगर सारी चीजें भेद कर अगर वो प्रोजेक्टाइल फिर भी मेरे तरफ आ गई, जहां पर जो हमारा असेट है, तो मैं इग्ला से उसको फायर कर सकता हूं। इग्ला शोल्डर फायर्ड, सो इट्स अ कंप्लीट ग्रिड। उसका रेट ऑफ सक्सेस परसेंटेज क्या है? अगर 6 किलोमीटर पर आपको कोई चीज दिख रही है और आप उसे एंगेज कर रहे हैं, तो यस, आप उसे 100% एंगेज कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका ये सिस्टम को भेद गई, तो आप ये भी गारंटेड ले लीजिए कि वो प्रोजेक्टाइल आपके टारगेट पे जरूर लगेगी, क्योंकि इसके आगे इसको रोकने का कोई और बंदोबस्त नहीं। ओके, दैट इज व्हाई इग्ला इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट गिव्स यू द वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस प्रोटेक्शन, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भाई देखिए ना, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी खड़ी है, पहले आर्मी से आगे BSF खड़ी है, BSF के पीछे आर्मी खड़ी है, उसके पीछे पुलिस खड़ी है, उसके पीछे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा है। लेकिन आप अपने आप को सेफ ज्यादा मानते हैं उस गुंडागर्दी से, चोरी चकारी से, कि अगर आपके पीछे पिस्तल लगी हुई है आप दबंग बन जाते, बोले मेरा कौन क्या कर लेगा। तो ये वो वाली बात कि ये जो लोकल प्रोटेक्शन आपको मिलती है, वो आपको इग्ला S टाइप के वेपन से भी मिलती है। इसी से मिलती है नहीं होगा, मिलती इसी से है कि वो पूरी ग्रिड काम कर रही है। उसके अंदर आप अपने आप थोड़ा कॉन्फिडेंट इसलिए फील करते हैं कि आपके पास हाथ में कुछ है। आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा अपग्रेड करेंगे, थोड़ा एजुकेट करेंगे कि वॉर सिर्फ बाउंड्री पे, मतलब सीमा पे नहीं होता है जो हो रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम अपना काम करता है, आर्मी अपना काम करती है, बाकी एयरफोर्स नेवी अपना काम करती है, लेकिन नैरेटिव वॉर भी एक हिस्सा होता है वॉर का। न्यूज़ जिस हिसाब से मीडिया में चलती है वो भी एक हिस्सा होता है वॉर का। और किस किस तरह से लड़ा जाता है। एंड इनफैक्ट अगर आप थोड़ा और एजुकेट कर सकें आम पब्लिक को कि वॉर के टाइम पे जब आपको क्या कैसे बिहेव करना चाहिए, वो भी एक अगर आप एजुकेट कर पाएं। मेरे घर से लगभग 7-8 लोग सेनाओं में हैं, तो मैं वो थोड़ा समझता हूँ। कभी कभी जब वो खुल के बताते हैं तो वो थोड़ा समझता हूँ। मैं जिया जी आर्मी में है, BSF में भैया है, उन्हीं के सगे भाई CRPF में है, रेलवे पुलिस फोर्स में सौरभ भैया, तो उनसे बात होती है तो समझ में आता है। बट आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा सा। अगर मुझे लगता है एज अ आवाम, अगर मैं भी आज की तारीख में मैं उस आवाम का पार्ट हूँ, सबसे पहली बड़ी चीज ये है कि कोई चीज अगर मेरे देश के बारे में बताई जा रही है, गलत है या सही है, उसका आकलन मुझे जरूर करना चाहिए। आंख बंद करके मत कर लें कि चलो जी हमारे को आज के बाद कोई कहीं से कोई थ्रेट नहीं है। तो आपको थ्रेट दिखेगी नहीं, और जब थ्रेट दिखेगी नहीं तो आप तैयारी नहीं करेंगे तो पिटेंगे। 14 दिन थे पाकिस्तान के पास 22 अप्रैल से, 14 दिन कि आप तैयारी कर लेते। करनी भी थी, करी भी थी,
उसके बावजूद आपका सारा एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। कहीं कोई चीज का ये नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको अगर अपने पर विश्वास है कि मैं अपने चीजें ठीक कर रहा हूं, काम ठीक कर रहा हूं, तो अपनी सेना पर भी विश्वास होना चाहिए, अपने देश पर भी विश्वास होना चाहिए। कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो दिखने में खराब लगते हैं, जैसा कि शुरू में लोगों को लगा कि आपने सीज फायर कर कर गलत कर दिया। देयर नथिंग कॉल्ड एज गलत। ये एक वो चीज थी जो सरकारी तौर पर, देश के तौर पर शायद उस मोमेंट पर उनको समझ आई कि इसको रोकने में भी भलाई है, रोकने में ही भलाई है नहीं, रोकने में भी भलाई है। तो आप उस चीज को देखते हैं, तो इसमें आप विश्वास करिए उस चीज के ऊपर। सबसे बड़ी बात यह है कि डोंट बी अ र्यूमर मॉन्गरर। आपको कुछ बात पता चली, उसको आपने 4 जगह और ऐड करके कुछ और लगा दिया। आप एक मिनट के लिए देख रहे हैं एक वीडियो कि चलिए जी वहां पर कोई इंडियन यूनिफॉर्म पहने हुआ है और उसकी पिटाई हो रही है, आपको लगता है ऐसे होता है क्या? आप उसी को लेके 4 जगह और डाल देते हैं, उसी को आप और 10 जगह बढ़ावा देते हैं। इसको बोलते हैं प्रोपोगंडा वॉर, इंफॉर्मेशन वॉर, साइबर वॉर। आपके सिस्टम्स में आपको रोजाना बोला जाता है कि अपने मोबाइल पे कोई अननोन कॉल को या बटन को मत दबाइए, आप फिर भी दबा लेते हैं, फिर आप रोते हैं कि मेरे 1 लाख रुपए चले गए, 10 लाख रुपए चले गए। इतना सब गाइडेंस के बावजूद ये हो रहा है। करोड़ों अरबों खरबों रुपया लोगों का अभी भी दाएं बाएं गायब हो जा रहा है। सो ये जो वॉर है, ये हर तरह की वॉर है। इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड वॉर है, आईटी से रिलेटेड वॉर है, आपकी एनवायरमेंटल वॉर है, इंटरनेशनल प्रोपोगंडा वॉर है। जैसे अभी आपको भी ऐसा नैरेटिव वॉर है, वो नैरेटिव के भाई दुनिया आपके साथ नहीं खड़ी है। अब आपने अगर यही देखना है दुनिया आपके साथ नहीं खड़ी है, तो अब आप ये गिनना शुरू करोगे, चाइना नहीं खड़ा है, अजरबैजान नहीं खड़ा है, फिर आंख बंद करके बोलोगे टर्की भी नहीं खड़ा है, फिर आप बोलोगे पाकिस्तान भी नहीं खड़ा है, फिर और आंख बंद करके बोलोगे लाहौर भी नहीं खड़ा है, रावलपिंडी भी नहीं खड़ा है, हैदराबाद भी नहीं खड़ा है। गिनते रहो, अगर गिनती गिननी है इसी बात की। पाकिस्तान के सपोर्ट में वो लश्कर तैयबा भी है, सपोर्ट देख रहे हैं ना, तो आपको यही सब दिखेगा। मैं कहता हूं एक मैच्योर आउटलुक रखिए, 4 जगह पढ़िए, कुछ गेन करिए, एक अपना दिमाग लगाइए कि चीजें कहाँ चल रही हैं। अगर कोई लड़ाई रोक रहा है तो उसका क्या रीजन हो सकता है, उसके क्या फायदे हो सकते हैं, घाटा क्या है। घाटा सिर्फ यही है ना कि पाकिस्तान को आपने ठोका नहीं, ऐसा लोग कह रहे हैं ना। भाई मुझे एक बात बताओ, ज्यादातर जगह इंक्लूडिंग आपको मैं बोलता हूं, आप सबके दिमाग में बताया सर थोड़ा सा और ठोकना था। ऐसा सच में कि अगर 2 दिन और चल जाता, 1 रात और चल जाता, ये 2 दिन और 1 रात एडिक्वेट कैसे हो? व्हाट इज द लिमिट ऑफ एडिक्वेट? कुछ और, वो कुछ और कितना और? आपके हिसाब से 1 दिन और, मेरे हिसाब से 10 दिन और, मेरे घर वालों के हिसाब से 25 दिन और एक और बंदा है वो कहता है नहीं यार इस बार तो आर पार ही होना चाहिए, वही कम से कम है। उसका कम से कम और आपका कम से कम, ये कभी ब्रिज नहीं हो सकता। सो मैं चाहूंगा कि यस, चाहना तो बड़ी अच्छी बात है, बट देश के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास 50 तरह के इनपुट हैं, जिस वजह से एक वो ज़्यादा अच्छा डिसीजन लेती है। ये एग्जैक्टली वही वाली बात है कि अगर हम घर में अपने बच्चों को बोलते हैं कि रात को आवारागर्दी के लिए 12, 1, 1:30, 2, 2:30 बजे घूमने मत जाओ, तो बच्चों को लगता है कि हमारी इंडिपेंडेंस को कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन जब कहीं कोई किडनैप हो जाता है, रेप हो जाता है, तब यही सारी चीज़ वापस आ जाती है। अगर मैं इसको किसी गलत तरीके से ना नहीं एक्चुअली आप तो हर बच्चे को ये लगता है मेरे माँ बाप तो यार इंटरफेयर कर रहे हैं, विदाउट रियलाइजिंग कि माँ बाप अगर कुछ कह रहे हैं वो उनका अपना एक्सपीरियंस है, ज्यादा बड़ा एक्सपीरियंस है। इस देश की गवर्नमेंट का ज्यादा बड़ा इनपुट्स का एक्सपीरियंस है, 85 जगह से इनपुट आ रहे हैं, तब जाकर एक अच्छा डिसीजन लगता है कि ठीक है हम वॉर रोक रहे हैं। लेकिन वो अपने को, पाकिस्तान को जानते हुए वो ये भी बोलती है कि ऑपरेशन सिंदूर विल कंटिन्यू। ऑपरेशन सिंदूर से ही अगला सवाल है, हाउ इंपॉर्टेंट इज अ रियल टाइम इंटेलिजेंस फॉर दीज टाइप ऑफ ऑपरेशंस? रियल टाइम इंटेलिजेंस के बिना इनमें से कोई एक स्ट्राइक सक्सेसफुल नहीं हो सकती थी। मैं आपको ये जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। लास्ट मिनट की जो इंटेलिजेंस आती है रियल टाइम, कि क्या, एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए एवॉक्स एयरक्राफ्ट है पाकिस्तान के पास, जो कि हवा में उड़कर एक तरह से पूरा कंट्रोल सेंटर बन जाता है कि वो जितने भी जहाज उड़ रहे हैं, जितना भी एयर डिफेंस है, ये सबको कंट्रोल कर पाए।
जिसको बोलते हैं ना जमीन के बजाय हवा में, और इसलिए वो ज्यादा अच्छी तरह से कर पाता है क्योंकि वो रियल टाइम दे रहा होता है। ज्यादा बड़ी बात ये है, ठीक है ना। उसी तरह मैं कह रहा हूं कि ये जहाज कब उतरकर कब हैंगर में गया और हमने तभी स्ट्राइक करी, दिस इज कॉल्ड एज रियल टाइम। क्योंकि उस हैंगर की वैल्यू 200-250 करोड़ होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन उसके अंदर ये जो 2000 करोड़ का जहाज है जो कि सब कुछ कंट्रोल करता है, उसे मारना इज रियल टाइम। ये जो वो रडार, कौन सा वाला रडार है जो कमांड एंड कंट्रोल नूर खान में क्या काम कर रहा है, नूर खान एयरबेस पर क्या हो रहा है, क्या वहां पर सिस्टम चल रहा है या नहीं चल रहा है, और अगर चल रहा है तो इस कमरे में अगर मैं आपकी बैठी चेयर के ऊपर स्ट्राइक करूं तो हो सकता है ये चेयर बच जाए। रियल टाइम इज कि सर चेयर वो वाली नहीं, ये वाली मारनी है। क्योंकि कर्नल शैलेंद्र सिंह आज इस चेयर पर बैठे हैं। दिस इज रियल टाइम कि आपको कोई बता रहा है, तो इंटेलिजेंस ये जो रॉ वगैरह जो करती है ये सामने नहीं आता है, लेकिन इससे बड़ा कोई और काम नहीं हो सकता। और इस काम के बिना कोई 100% सक्सेस कैलकुलेट कर ही नहीं सकता। रियल टाइम इंटेलिजेंस टॉप मोस्ट, इवन सैटेलाइट वाली जो रियल टाइम मिल रही है, इंस्ट्रूमेंटल भी रियल टाइम जो मिल रही है, ये सब काम आती है। और रियल टाइम अपने आप में इज द बैकबोन ऑफ हिटिंग यू हार्ड। अगर आपने दुश्मन को अच्छा मारना है, वहां मारना है जहां दिल पे दर्द हो, जहां चोट लगे, तो आजकल दिल लेफ्ट साइड है या राइट साइड, किसी ना किसी को बताना पड़ेगा, चाहे इंस्ट्रूमेंट बताए चाहे ह्यूमन इंटेलिजेंस बताए। तो इंटेलिजेंस के ऊपर तो सवाल ही कोई नहीं कि इससे बढ़कर कोई है। क्या आपको भी लगता है कि पोस्ट ऑपरेशन जिस हिसाब से हमने हैंडल किया, उसमें नेक्स्ट टाइम से हमको और थोड़ा सही से ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा खुद को भी जल्दी तैयार करना पड़ेगा? क्योंकि हुआ ये कि पोस्ट ऑपरेशन सीज फायर के जस्ट बाद पाकिस्तान और वर्ल्ड मीडिया ने एक नैरेटिव तुरंत बना दिया कि हम तो जीत गए, हम हमारे कहने पे घुटनों पे आया भारत, हमारे कहने पे ये हुआ, हमारे कहने पे रुके, भारत ने जाके बोला कि सीज फायर कर दो। जबकि जब प्रूफ सामने आए, जब हमारे एयर डिफेंस टीम जब सामने आई विद प्रूफ, तो हमें समझ में आया कि उनके पास तो कुछ प्रूफ नहीं था। वो कह रहे कि स्काई न्यूज़ ने बताया कि हमने रफाल मारे, और पाकिस्तान स्काई न्यूज़ कह रहा है क्योंकि पाकिस्तान टीवी ने बताया कि रफाल मारे। तो किसी को पता नहीं एक्चुअली रफाल कहाँ मारे, बट आपस में। पोस्ट ऑपरेशन की अगर बात करें तो पोस्ट ऑपरेशन अभी हुआ नहीं है, ऑपरेशन तो चल रहा है। पोस्ट ऑपरेशन होना है और कभी ना कभी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। केस स्टडीज बनेंगी, डिस्कशंस होंगे, सब कुछ होगा। बट एक लिमिटेड स्केल पर जिन 4 दिनों की बात आप कर रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड बात करें तो अगर उन 11 एयर टारगेट्स पर ग्राउंड पर अगर हमने अफेक्ट किया है और अगर वो हमारी जीत नहीं है और पाकिस्तान की जीत है, तो यस, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आपके वो 100 से ज़्यादा टेररिस्ट मारे गए हैं उन 9 टेररिस्ट कैंप्स में, और वो कैंप्स में आपके हेडक्वार्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, जो टेररिस्ट कैंप से रिलेटेड ट्रेनिंग सेंटर इन्वॉल्व हैं, अगर आपको लगता है ये आपकी जीत है, यस, इस जीत का मौका हम आपको फिर से एक बार देंगे, बार बार देंगे, जब आप मांगेंगे तब देंगे। अगर आपका एयर डिफेंस सिस्टम इतना इनप्रेग्नेबल है कि वो काम ही नहीं कर पाया और आपके मिनिस्टर के हिसाब से उसे आपने स्विच ऑन ही नहीं किया, और अगर आज चाइना इसका बुरा माने बैठा है क्योंकि उसकी मार्केट ठप हो गई इस एयर डिफेंस सिस्टम को सेल करने की, और अगर ये आपके लिए एक विन सिचुएशन है, तो यस, आप फिर से इसको लगाइए, हम इसको फिर से भेद कर दिखाएंगे। और अगर इसी को आप जीत बोलते हैं तो इस जीत के आप हकदार हैं कि आपका एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय होना चाहिए। हम अपने सारे एयर पायलट्स को वापस ला पाए बिना किसी लॉस के, ये अगर आपकी जीत है तो इस जीत के लिए हम अपने आप को मुबारक लेते हैं कि हमें मुबारक हो ऐसी जीत आपको कि हमारे सारे पायलट हमारे पास वापस आ गए। आपको लगता है पाकिस्तान नेक्स्ट टाइम के लिए एयर डिफेंस में बहुत अच्छी तैयारी करने वाला है और चाइना से थोड़ा बाय बाय करके कुछ अच्छा सिस्टम खरीदेंगे, या चाइना को प्रेशर डालेंगे थोड़ा ठीक करो भैया, ये क्या दे दिया हमको? दुनिया का ये ट्रेंड रहा है कि अगर आपकी अपनी खुद की एयर डिफेंस प्रणाली आप नहीं ग्रो कर पाए, बना पाए, आप दूसरे के ऊपर डिपेंड जरूर कर लोगे, लेकिन कभी भी वो उस मास्टरी पर नहीं आएगी जो आपके अपने यहाँ बनी है।
एक माँ अपने बच्चे को कितने अच्छे से जानती है वर्सेस एक अडॉप्टेड बच्चे को कितना जानती है। आप सबको मालूम है दोनों जगहों पर माँ है, लेकिन वो माँ अपने खुद के बच्चे को कितना जानती है, इसको कभी डिनाई नहीं करा जा सकता। आप चाइना से ले लीजिए, आप रशिया से ले लीजिए, आप यूएस से ले लीजिए, किसी से कुछ भी ले लीजिए, जब तक आप अपना खुद सिस्टम नहीं बनाएंगे, आकाश जैसा आप अपने आप को नहीं बनाएंगे, वायु तीर जैसा नहीं बनाएंगे, आकाश तीर जैसा सिस्टम आप नहीं बनाएंगे, आप अपना खुद का जीपीएस सिस्टम नहीं बनाएंगे, तो आप कभी भी लड़ाइयाँ लड़ जरूर लेंगे लेकिन जीत नहीं पाएंगे। पाकिस्तान मोस्ट वेलकम, फ्री फंड में मिला हुआ आइटम आपको ज़रूर मुबारक हो, और अगर यही आपकी जीत है तो आप बार बार इसे रिप्लेस करिए, हमें बार बार मौका दीजिए, हम इसे डिस्ट्रॉय करें और आपको क्रेडिट मिले कि आप जीत गए। रोस्ट करने का मौका आपको मिल जाए, आप छोड़ते नहीं है। नहीं, मैं तो सच मैदान पे भी नहीं और यहाँ भी नहीं। मैं आपको सिर्फ सच्ची चीज़ें बता रहा हूँ और बड़े सीरियस नोट पर बता रहा हूँ। मैं कहीं इसमें मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी स्माइल को भी रोका हुआ है कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ कहीं किसी को कोई गलत मैसेज ना लग जाए। पाकिस्तान, हम आपको बार बार मुबारकबाद देने का और आपको जीत लेने का मौका ज़रूर दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं, आगे भी दिया जाएगा। अगर आप अभी भी सर्विंग होते तो एग्जीक्यूशन में कुछ और प्लान में आपका कुछ लगता है कि और अलग तैयारी होती? आज भी अगर फौज में होता तो मैं ये फख्र ज़रूर कर पाता कि अगर एक राउंड पाकिस्तान की तरफ जाना है तो कम से कम 10 राउंड तो जरूर जाते। ये मेरा पागलपन या जुनून शायद होता। आपको लगता है हम भी थोड़ा चूके कहीं पर नैरेटिव सेट करने में, जल्दी अपने आप को एक्सप्लेन करने में, दुनिया के सामने प्रूफ रखने में, या फिर किसी और चीज़ में कहीं चूक हुई, या फिर हम सही थे, हम अपनी तरह से थे? 40 साल हमने चूक ज़रूर करी। अगर इस बच्चे पाकिस्तान को शुरुआत में थप्पड़ लग गया होता तो शायद वो इस लेवल पर नहीं आता जहां वो आज पहुंच गया। ये चूक हमसे हुई है और मानने में कोई बुराई नहीं है। जहां तक बात आ रही है अब की, 14 दिन चूक थे या प्रिपरेशन थी, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। मेरा अपना आकलन, हमारी प्रिपरेशन थी चीज़ों को डिसाइड करने में। आ गई बात सीज़ फायर की, सीज़ फायर हमारी चूक नहीं है, ये हमारी सोची समझी एक डिसीजन है कि हमने इसको रोका है और पूरी दुनिया को एक मौका दिया है कि यस, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हम भी असेस करेंगे, आप भी असेस करिए, और हम आपको प्रूव करेंगे कि पाकिस्तान इससे ज़्यादा पनिशमेंट डिज़र्व करता है। सो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी चूक है या कम चूक है या छोटी चूक है, लेकिन ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि 40 साल की चूक ज़रूर रही है हमारे पास। जब कश्मीर एक्चुअली उबल रहा था तब आप वहाँ थे, आप आई विटनेस हैं वहाँ के। तो जो ये कहा जाता है कि कश्मीर फाइल्स एक फिल्म आई थी, वो भी झूठी है, जो वहाँ हुआ वो भी झूठा है, तो कितना सच है कितना झूठ है आप थोड़ा बता पाएंगे, क्योंकि आप आई विटनेस हैं? मैं नहीं चाहूँगा कि उस वाक्य को मैं अपने दिमाग में फिर से लाऊं, क्योंकि जिस बर्बरता को हमने उस समय देखा, जिस तरीके से हमने अपने बच्चों को उजड़ते हुए देखा, मरते हुए देखा, और हम उसे रोक नहीं पाए, शायद मैं अपने आप को उसका पार्ट समझूंगा कि मेरी शायद नाकामी रही कि उस समय हम कुछ नहीं कर पाए। किसने क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन वो बर्बरता सोच से भी ज़्यादा बड़ी है। कश्मीर फाइल झूठी फिल्म है क्योंकि वो सिर्फ 1% दिखा पाई कि क्या बर्बरता हुई थी, किस तरीके से चीज़ें हुई थी। चीज़ें उससे कम से कम नहीं तो 1000 गुना ख़राब थी, बड़ी थी अपने आप में। इसीलिए मैंने कहा वो हमारी चूक थी। अगर हम उस समय नहीं पढ़ पाए कि पाकिस्तान क्या कर रहा है और उस समय नहीं रोक पाए, आप देख रहे हैं पिछले 30-35 साल से हम उसका खामियाजा बहुत रहे। तो यस, दैट वाज अ वेरी सीरियस टाइम। बहुत ज़्यादा जाती हुई जो हमने अपने आप से करी और होने दी। मुझे लगता है कि उस समय हमें कुछ इससे भी बड़ा कर लेते, इनफैक्ट इससे भी छोटा कर लेते जो अब करा है, तो शायद ये वाली स्टेज नहीं आती। आपके पास कोई जवाब है उन लोगों के लिए जो कश्मीर में जो सिचुएशन हुई या अभी जो बंगाल में सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसको वो इग्नोर करते हैं या उसको एड्रेस ही नहीं करना चाहते,
या फिर ये कह लो कि उसको एक सॉफ्ट तरीके से, एक समझाने, प्यार से बातचीत करने वाले तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, बट वो तरीका हर बार काम नहीं करता है। तो कोई जवाब आपके पास है, या आप उस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? आप उनको क्या कहना चाहेंगे जो इस बात को बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना चाहते हैं? आप शायद बोल नहीं पा रहे, लेकिन मैं उससे समझ पा रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की। इस स्ट्राइक ने ये तो दिखा दिया, पहलगाम स्ट्राइक ने ये तो दिखा दिया कि हिंदू मुसलमान देश के नाम पर एक भी हो सकता है। क्योंकि ये कभी नहीं हुआ दुनिया में कि मस्जिदों में 2 मिनट का मौन रखा गया। कहीं नहीं हुआ आज तक कि पूरी कंट्री के सारे मस्जिद में लोगों ने काले वाला पट्टा बांधकर नमाज अर्ज करी है। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि देश का जो अपना एजेंडा है अपने आप में रहने का, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लाइंस को कट कर कर एज देशवासी बन सकता है। अब उसके अंदर आप कितनी पॉलिटिक्स मिलाकर उसको डाइल्यूट कर दें, कितना आप पॉलिटिकल इंटरेस्ट को देखकर डाइल्यूट कर दें, ये अब आपके पास चॉइस है एज अ कंट्री कि आप ये होने देंगे। और पॉलिटिशियंस को ब्लेम करने का कोई फायदा नहीं। अगर पॉलिटिशियन बोलता है हिंदू को कि मुस्लिम मारो और मुस्लिम को बोलता है हिंदू मारो, मारते तो आप और हम हैं। वो पॉलिटिशियन कहाँ होता है? वो थोड़ी ना लीड कर रहा होता है। जितनी बार किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने बोला है कि चलो आगे चला जाए क्योंकि मुस्लिम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, वो खुद कहाँ है? वो अपने आप को क्यों एक सेफ जगह डाल रहा है? तो ये वाला नैरेटिव जिस दिन आपको और मुझे समझ आ गया कि ये आपको और मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आपकी आस्था आपके भगवान में, मेरी आस्था मेरे मुसलमान में कभी भी कम नहीं हो सकती। अगर मैं आपको ख़त्म कर दूं और मैं अपनी बढ़ा लूं, कहीं नहीं हो सकती। अगर मेरी आस्था का फिगर 10 है एज अ मुस्लिम और आपकी आस्था 10 वाली मैं ख़त्म कर दूं, तो आपको क्या लग रहा है मेरी 11 हो जाएगी? ये बड़ी लॉजिकल बात है। लेकिन ये मिसगाइड करने वाली जो पार्टी है ना, वो इसको बड़े अच्छे से इस्तेमाल करती है। और वहीं पर मैंने आपको कहा कि आपका सोशल मीडिया, डिसइंफॉर्मेशन, प्रोपोगंडा, ये सब काम करता है। गलती आपकी और मेरी है, कमज़ोरी आपकी और मेरी है। बाद में हम ये कह लें कि जी उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। वेल, आज की तारीख में आप मुझे बता दीजिए, अगर ये सो कॉल्ड लड़ाई का सीज फायर है, ये हिंदुओं के लिए है या मुसलमान के लिए है या सिख के लिए है या ईसाई के लिए है? सभी के लिए है। ये देश के लिए, देश के लिए। आपकी आस्था आपको मुबारक, मुझे मेरे अल्लाह मियाँ मुझे मुबारक। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं आना चाहिए। लेकिन ये डाउट जो डालता है ये उसकी कमीनापन ज़रूर है, लेकिन आप और मैं इसे फॉलो करते हैं। कमज़ोरी यहाँ है। जिस दिन आपको और मुझे ये समझ आ गया कि इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, मैं मुसलमान मारा गया तो अगर आपको लग रहा है हिंदू को कोई फ़ायदा हो गया, या अगर कोई हिंदू मारा गया तो मुझ मुसलमान को कोई फ़ायदा हो गया, ये हो नहीं सकता। और इसी के ऊपर पूरा का पूरा आपका डिसबैलेंस है कि आपको वो पॉलिटिशियन डिसबैलेंस कर पाता है क्योंकि आप इसमें बह जाते हो। फिर भी मैं उस पर वो जवाब मुझे नहीं मिला जब कुछ आम लोग, कुछ बुद्धिजीवी लोग जब उसको इग्नोर करते हैं, जब वो ऐसा कहते हैं कि नहीं कश्मीर में कुछ नहीं हुआ था, ये सब फालतू प्रोपेगेंडा है, तब आप कैसे देखते हैं इसको? मैं तो यही कह सकता हूँ, यहाँ बैठकर तो मैं भी बोल सकता हूँ कि कश्मीर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चलिए ना वहाँ चलते हैं। किसी ने कहा, लास्ट टाइम भी कहा, प्रूफ चाहिए स्ट्राइक का कि इसका या उसका, तो मैं कह रहा हूँ चलिए आप अपनी एक डेलीगेशन लीजिए, मेरे साथ चाहिए, अखनूर चलिए, चाहे आप पुंछ चलिए, राजौरी चाहिए, सांबा चाहिए, जहाँ बोलें आप चलिए। मैं आपको वहाँ ले जाकर थोड़ा सा धक्का मार दूंगा, आप बॉर्डर के उस पास होंगे, उस पार जाकर पूरा असेसमेंट कर आइए और वहाँ से लाइव टेलीकास्ट करवाइए कि नहीं जी ये जो इंडिया बोल रहा है सब गलत है, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है, यहाँ तो जीत के जश्न हो रहे हैं। सिर्फ ग्राउंड पर जाइए ना, यहाँ बैठकर क्या बात करनी है? आपको यहाँ बैठकर मैं कैसे प्रूफ दे दूं कि बालाकोट में स्ट्राइक हुई थी या नहीं हुई थी? एक्चुअली मैं तो तब भी पूछ रहा था कि आप ही लोगों ने बोला कि 2 कौवे मरे। अरे वो 2 कौवे देखे किसने? यहाँ बैठ के दिखे कैसे वो 2 कौवे? ज्यादा बड़ी बात यह है कि आप और मैं इस बात को बिलीव कर लेते हैं कि यहाँ बैठा, हमने तब भी कहा था कि आप पार्लियामेंट में जाके लड़िए ना,
जहां आपका काम है आप वहां नहीं लड़ रहे हैं। बुद्धिजीवी किस बात के? होता क्या है बुद्धिजीवी? मेरे सामने आप, आपके सामने मैं, हम दोनों में से कौन बुद्धिजीवी है आप बता दो। मैं तो नहीं। बुद्धिजीवी हर वो आदमी है जो चीजों को समझने की कोशिश करे, सुनने की कोशिश ना करे। सुनना एक अलग बात है। ऐसा नहीं है कि मेरा मुस्लिम भाई जो है वो कुरान हमेशा गलत पढ़ता है। कुरान पढ़कर देखिए, उससे अच्छी कोई किताब नहीं होगी। सही है या गलत है ये अब आपने और मैंने डिसाइड करना है जो पढ़ रहा है। गीता अगर आप पढ़ रहे हैं तो गीता में कहीं ना कहीं सारी बातें कवर हुई हैं आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड। कहीं नहीं वो सिखाता कि आप चलिए जी किसी भी गरीब मुस्लिम को मारे, इनोसेंट मुस्लिम को मारे। कहाँ लिखा है? और हम इसलिए मारते भी नहीं हैं। आपने कितनी बार सुना है? वो ठीक है, न्यूज़ बनाने के लिए कुछ भी बना ली जाए, बट अपने आप में ये कमज़ोरी आप में और हम में इसलिए है क्योंकि हम इस पर सोचते नहीं हैं, सिर्फ सुनते हैं, देखते हैं। वो वीडियो आ गया, 4 लाशें दिखा दी तो बोले भाई वो क्या मुर्शिदाबाद हो गया, वहां तो यही हो रहा है। ठीक है भाई, हो भी सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब इसको लेके 10 को और फॉरवर्ड करने से आप क्या उसको रोक पा रहे हैं? अगर आप में जज्बा है तो क्या आप वहां जाकर रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं? वो भी तो नहीं करते ना। सो यू आर पार्टी टू इट। बड़ी सीधी बात है। आपका फर्ज नहीं बनता, आपका हक बनता है कि या तो चीजों को ठीक करने के लिए आइए, लेकिन खराब चीज को और खराब करना का आपके पास हक नहीं होना चाहिए। ठीक दिख रहा है। सो आई थिंक देश थोड़ा सा इस मामले में, मेरी कंप्लेंट है आपसे कि आप लोग इस पर ठीक नहीं चल रहे हैं। आप हर उस बात में जो गलत है उसको और गलत बनाने वाले हैं, और गलत देखना चाहते हैं कि नहीं ये नहीं, ऐसे नहीं और वैसे नहीं और वैसे नहीं और ऐसे नहीं। अरे भाई अपना दिमाग लगाइए, अपना एनालिसिस करिए। चाहे वो मुसलमान अपनी किताब पढ़ के करे, चाहे आप अपनी रामायण पढ़ के करें। हर जगह वायलेंस है, ऐसा नहीं है कि उनमें वायलेंस नहीं है, लेकिन वो वायलेंस एक अलग तरीके का वायलेंस है। ऐसा नहीं है कि रावण जो था वो कम पढ़ा लिखा था, बड़ा विद्वान माना जाता था, लेकिन है उसका वायलेंस है ना राम द्वारा। अब कहने को से वायलेंस ले लीजिए। आप अगर जिस दिन इस बात को समझना शुरू करें कि किस चीज को क्यों किया गया, मुझे लगता है हमारी काफी तकलीफें कम हो जाएंगी। देश उस लेवल पर नहीं आएगा कि आज मेरे जैसे लोग ब्लेम करें कि आपने 40 साल जो चूक करी अब आप उसे ठीक करना चाह रहे। इतनी आसानी से ठीक नहीं होगा। आपने अपने बच्चों को संभालिए। पत्थरबाजी बंद क्यों हो गई? JNK में पत्थरबाजी कम क्यों हो गई? हमने पेरेंट्स से लिखवा लिया कि अगर आपका बच्चा अगली बार पत्थरबाजी में पकड़ा गया तो आपका कंट्रीब्यूशन माना जाएगा, तो बच्चा और आप दोनों जेल जाएंगे। बंद हो गई, रुक गई। कि इसके बाद आपका अंडरटेकिंग है। अब ये आपका काम है कि आप इसे खटिया से बांध के रखें कि बाथरूम में बांध के रखें अपने बच्चे को, कि निकला और पत्थरबाजी में पकड़ा गया, सजा ये सजा हमने 40 साल पहले देनी चाहिए थी। आज उसका आकार बढ़ गया है, इसलिए आप देख रहे हैं हमें एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ना पड़ रहा है, उसके एयरफील्ड्स को तोड़ना पड़ रहा है, उसको सो कॉल्ड रडार्स को तोड़ना पड़ रहा है। उसकी भी कोशिश है कि चलो जी चंडीगढ़ के ऊपर बम डाल दूं, अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के ऊपर डाल दूं। ये सब बातें इसलिए हो रही हैं। समय पर अगर थप्पड़ आता तो ये 30 साल में ये टेररिज्म जो ग्रो करी है, जो बच्चे उस समय पैदा हुए थे आज वो टेररिस्ट में अगर आए नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। दैट इज वेयर वी आर। थैंक यू सो मच सर, हमने लगभग सब कवर कर लिया। जी बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। भगवान करे, अल्लाह करे, वाहेगुरु करें, जीसस क्राइस्ट करें कि मैं, आप और हमारा देश कुछ अच्छा करें।